स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल 4 दिन की पढ़ाई में। तो हमने एक नया सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें हम एफकैट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह और जितने भी एफकैट के सिलेबस वगैरह हैं वो सारे हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि हम मैथमेटिक्स के जितने भी क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम होंगे या फिर एप्टीट्यूड वाले प्रॉब्लम होंगे इसको हम पहले बीच बीच में मॉडल के थ्रू भी कवर करते रहेंगे, मॉडल पेपर के साथ फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाएंगे और लास्ट में सिलेबस भी कवर कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम आपके एग्ज़ाम से पहले पूरा इस सीरीज़ में पूरी आपकी एप्टीट्यूड सेक्शन जो मैथमेटिक्स का होता है ये पूरा A to Z फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका काम क्या है, आपको बस हमारे लेक्चर्स को फॉलो करते रहना है और कमेंट करना है, लाइक करना है। और कमेंट में क्या, आप जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहे हैं वो क्वेश्चंस के आप न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चंस को पेस्ट कर सकते हो कमेंट के फॉर्म में। ठीक है, उसको हम कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में लेते आएंगे। ठीक है, ताकि आपका प्रॉब्लम A to Z हर तरफ से कंप्लीट होता रहे। तो आप लगे रहो हमारे साथ और ये हमारा इस सीरीज़ का पहला लेक्चर होने वाला है जिसमें हम एक पूरे मॉडल एफकैट का एक मॉडल पेपर है जिसमें 25 क्वेश्चन जो भी हैं वो सारे कवर करने वाले हैं। ठीक है, ताकि आपको पहले A to Z क्लैरिफाई हो जाए कि क्वेश्चंस किस बेसिस पे आते हैं, कौन से टॉपिक से आते हैं। और जब आपका वो कंफर्म हो जाएगा देन वी हैव डिस्कस अबाउट चैप्टर्स। ठीक है, तो हम एक एक चैप्टर्स को धीरे धीरे कवर करेंगे और एक एक चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे कवर करेंगे। और जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा फिर उसके बाद हम वापस से PYQ के थ्रू आएंगे और फिर मॉडल पेपर वगैरह, ताकि आप का जो एप्टीट्यूड सेक्शन है अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया तो आपको कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो फ्रॉम A to Z हम पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, रूट 0.0081 प्लस 0.0064 इज इक्वल टू। तो ये तो यार देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेसिक वाले में हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जस्ट सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को टिक करेंगे, ऑप्शंस चूज करेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है, तो देखो 0.0081 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 0.0009। ओके ठीक है, तो 0.009 एक्चुअली 0.09 आएगा। ओके ठीक है, 0.09 और 0.0064 का कितना आ जाएगा, 0.08। ठीक है, तो देखो ये इन दोनों का ऐड कितना हो जाएगा, 0.17। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होने वाला है, ये ऑप्शन होने वाला है डी। ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या होता है, हमें ये चीज़ें काउंट करनी होती है। देखो आपको 81 का पता है पर पॉइंट में दिक्कत होगी, तो 81 का कितना होता है, 9 होता है। 64 का कितना होता है, 8 होता है। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक है, 4 डिजिट तक। तो 4 डिजिट का अगर आप स्क्वायर करोगे 4 का तो 2 आता है, तो इसका मतलब डेसिमल के 2 डिजिट तक ही आंसर आएगा मेरा, तो 0.09। और उसी तरीके से 0.0064 में कितना आ जाएगा, 0.08 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। ये दूसरा वाला भी बहुत ईजी है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो जब मल्टीप्लिकेशन हो, जब भी हमें ऐसा दिया हो, जैसे मान लो ये ए की पावर एक्स इंटू मल्टीप्लाई बी की पावर वाई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि या तो तुम बेस सेम कर लो। ठीक है, तो अगर हमने बेस सेम कर लिया तो ए की पावर में एक्स प्लस वाई कर देंगे। ठीक है, और वाई के साथ जो भी आएगा, मान लो वाई के साथ जेड भी आ रहा है, क्योंकि हम अगर जब बी को कन्वर्ट करेंगे ए के फॉर्म में तो पावर में भी चेंजेस होगी। ठीक है, तो ए की पावर एक्स प्लस जेड में कर लो, या तो फिर अगर आप ये वाला सेम कर लेते हो पावर तो फिर हम लॉगरिथमिक लगा करके फिर हम इन दोनों को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो या तो आप पावर सेम कर लो फर्स्ट ऑप्शन, या तो फिर आप बेस सेम कर लो। तो इजी वन हमारे लिए कहाँ पे है, देखो दोनों 256 है तो 256 16 का स्क्वायर होता है, तो बगल में जो बी है वो 16 है, तो इसका मतलब बेस सेम करना ईजी होगा। तो देखो बेस को सेम कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 की पावर होल स्क्वायर और इसका होल, इसकी पावर कितना है, 0.16 एंड अगेन 16 की पावर 0.18। तो देखो 16 का स्क्वायर है, तो अब देखो इसमें क्या होता है कि पावर, अगर पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये तो बेसिक है अगर आप पावर के बारे में पढ़ रहे हो, तो 2 इंटू 0.16 और ये वाला सेक्शन अगर हम इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी पावर 0.18। तो देखो पावर पे सिर्फ पावर की बात करते हैं, तो 0.32 प्लस 0.18, तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएंगे, 16 की पावर 0.5 हो जाएंगे। ठीक है, तो 0.5 का क्या मतलब होता है, 1/2। तो 16 का की पावर 1/2 का क्या मतलब होता है, रूट। तो 1/2 किसी पे भी लगा तो इसका क्या मतलब होता है, रूट। तो 16 का रूट कितना हो जाएगा, 4।
तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो देखो ये तो करने के लिए इतना टाइम लगा है, पर अगर आपको यहीं क्लिक कर गया 0.5 तो इसका मतलब 4 आंसर हो गया। तो जस्ट आप पूरे कैलकुलेशन को मत करो, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए मैंने पूरे कैलकुलेशन करी, पर आपको क्या करना है यहाँ पे देखना, ओके 0.3 टू 0.8 0.5 इसका मतलब 4 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी डन हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 58 यानी थर्ड पे चलते हैं, ठीक है। तो देखो ये भी इजी होने वाला है, क्योंकि पैटर्न ऐसा ही होता है कि पहले बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, फिर टफ टफ होते हैं, या फिर रैंडम भी होते हैं, ठीक है। तो हमें अभी इजी मिल रहा है, तो चलो इजी वाले को करते हैं। देखो ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड ए एलोन कैन डू इन 12 days। ए कितने में करता है, ए प्लस बी दोनों मिलके कितने में करते हैं, 10 days में करते हैं, ठीक है। ए अकेले कितने में करता है, 12 दिन में करता है। हाउ मेनी डेज बी कैन डू। तो देखो इसमें क्या होता है कि हमारे पास काम एक, जो काम का हिस्सा होता है पूरा एक पार्ट ही होता है, ठीक है। तो अगर ए और बी दोनों मिलके एक काम कर रहे हैं तो कैसे होगा, 1/a प्लस 1/b मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 10 days में कर रहे हैं, ठीक है। ए अकेले कितने में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। तो हमें क्या करना है, देखो 1/10 माइनस ए का 1/12 इज इक्वल टू 1/b का वर्क है। तो ये हमें बी का मिल जाएगा, ठीक है। तो बी का देखो कैसे निकलेगा, 120 कर लो, तो एलसीएम ले लिया, तो ये 12 माइनस 10, तो 2/20, 2/120 इज इक्वल टू 1/b। तो ये देखो ये 1/b क्या है कि b एक काम को कितने दिन में करेगा, तो कितना हिस्सा कर रहा है। तो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या है कि 1/60 इज इक्वल टू 1/b आ गया। तो एक काम को b कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। ये देखो अगर हमने किसी काम को 60 दिन में करा है एक काम को, तो एक दिन में कितना हिस्सा करा होगा, 1/60 हिस्सा करा होगा। तो ये वही बात है कि एक दिन में बी कितना काम करता है, तो 1/60 करता है, पर बी को एक काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 60 दिन लगता है, ठीक है। तो हमें अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन होता है दिन वाला, तो हम उसको क्या करते हैं, काम में डिवाइड करते हैं कि एक दिन में कितना हिस्सा करेगा काम का, तो वो कितना हो जाता है 1/60। तो यहाँ पे देखो सेम है कि ए अकेला कितने में कर रहा है, एक दिन में कितना करेगा, ए 1/12 हिस्सा करेगा एक काम का। उसी तरीके से जब दोनों ए और बी दोनों मिलके एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना हिस्सा करेंगे उस काम का, तो 1/10 हिस्सा करेंगे, तभी तो 10 दिन में 1/10 इंटू 10 करेंगे, तो एक दिन एक काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, तो ये 60 दिन आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये भी डन हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 59 पे। तो देखो 59 क्या कहता है, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है, तो आप बस फोकस रहो और पहले एक बार अपने से ट्राई करने की कोशिश कर लिया करो, स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर पॉज करके वीडियो, और उसके बाद फिर आप जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करना है, ठीक है। ओके तो देखो ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन बिल्ड अ वॉल 221 मीटर लॉन्ग इन 11.19 डेज, ठीक है। ए एंड बी मिलके एक काम को कर रहे हैं, और वो काम देखो एक काम नहीं है, वो 221 मीटर की बाउंड्री बना रहे हैं दीवार की, ठीक है। और वो कितने दिन में कर रहे हैं, 11.19 डेज, ओके। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, 100/9 डेज, ओके। अब देखो अब क्या है कि दे वर्क टुगेदर ऑन अल्टरनेट डेज, इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज व्हाट विथ ए स्टार्टिंग द वर्क इट टेक 22.5, ठीक है। ए काम स्टार्ट कर रहा है और ए अल्टरनेट काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ए के बाद बी करेगा, फिर अगेन ए एंड अगेन बी, और ये कितना टाइम लग रहा है इसमें, 22/14, ठीक है। तो देखो ये ए और बी दोनों मिल करके जब अल्टरनेट काम कर रहे हैं तो इतना दिन लग रहा है। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर एंड बिल्ड अ सिमिलर वॉल बट ऑफ ट्वाइस द लेंथ एंड अर्न अ टोटल ऑफ ₹1800 फॉर इट, देन बी शेयर ऑफ द अर्निंग। देखो तो एक चीज़ तो हमें समझने वाली है कि काम जो था पहले एक था, ठीक है, अब वो काम 2 गुना हो गया है। मतलब अगर पहले वो 221 मीटर की बाउंड्री बना रहे थे, तो अब उनको कितना बनाना होगा, 442 की बाउंड्री बनानी होगी। पर एक चीज़ जो कांस्टेंट है वो रेट ऑफ वर्क है, ठीक है, रेट ऑफ वर्क सेम है। तो अगर देखो एक काम करने में अगर ए 40% का कंट्रीब्यूशन करता है, तो सेम 2 गुना काम करने में भी ए का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 40% ही होने वाला है। तो अगर मेरे को जो इस वाले इक्वेशन से या इस वाले इक्वेशन से मुझे ये पता चल जाता है कि ए का कंट्रीब्यूशन कितना है काम में, तो मैं वही कंट्रीब्यूशन का यूज़ करके मैं ये निकाल सकता हूँ कि ए का शेयर कितना होगा रुपीज़ में, ठीक है।
ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो अगर ये वर्क 4 गुना भी होता तो एक ही परफॉर्मेंस से ही पैसा मिलता है उसको, एक का कंट्रीब्यूशन जितना एक काम में उतना ही 2 काम में भी होगा। ये समझ में आ गया आपको। तो देखो मेरे पास यहाँ 2 तरीके हैं। तो मैं देखो अभी आप अगर एफकैट दे रहे हो, आपके पास टाइम नहीं होता है, तो देखो मैं सबसे पहले इक्वेशन वाला बता देता हूँ आपको कैसे करना है। मैं इक्वेशन बना दूंगा, आप उसके बाद सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसके बाद मैं चलूंगा ट्रिक वाले पे। तो जैसे ही आपको मैं ट्रिक बताऊंगा तो आप देखना, आपको ऐसे क्लिक करेगा भाई कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है कि a प्लस बी है। तो देखो a प्लस बी एक काम को कर रहे हैं और कितने दिन लग रहे हैं इनको, 100/9 डेज लग रहे हैं, ठीक है। तो a प्लस बी एक दिन में कितना हिस्सा करेंगे काम को। तो देखो काम टोटल कितना है, काम टोटल 21 है, 221 मीटर, ठीक है। और एक दिन में करना है तो एक दिन में हिस्सा जो होगा वो जनरली कम ही होता है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 9/100 हो जाएगा। ये इसके डिवाइड में जाता है, ठीक है। ये इसके डिवाइड में जाएगा तो 9 ऊपर चला जाएगा। तो ये समझ में आ गया आपको। तो ये देखो 221 इंटू 9 और अपॉन में 100, ये मेरा हो गया a प्लस बी जब एक साथ कर रहे हैं। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब अगर देखो अल्टरनेट में आऊंगा मैं, तो अल्टरनेट में देखो क्या है कि अल्टरनेट में देखो a और b दोनों मिलके काम कर रहे हैं, पर एक जब काम कर रहा है और बी काम कर रहा है। तो देखो ये जो नंबर है 22/1/4, ये जो नंबर है ये इवन नहीं है। अगर इवन होता तो देखो जैसे 2 दिन होता, 2 दिन काम करा है, इसका मतलब ए और बी एक एक दिन दोनों ने करा है। पर अगर ये इवन नहीं है, ऑड टाइप का हो रहा है, इसका मतलब ये है कि लास्ट दिन जो काम किया है वो ए ने करा है। तो ए ने शुरू भी करा था और ए ने खत्म भी करा है, इसका मतलब ए ने कुछ हिस्सा ज़्यादा करा है, ठीक है। यानी ऐसे मान लो कि ए ने 1/4 जो डे है वो ज़्यादा काम करा है। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ कि अगर ये इन दोनों का अब इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, देखो तो मैं ए ने कितना काम करा है, ये देखो ये कितना आ जाएगा मेरा 89/4, ठीक है। तो ए ने इसका आधा काम करा है, तो ए का हो जाएगा 89/4 इंटू 2, क्योंकि आधा काम करा है, +1 एक दिन ज़्यादा करा है, ठीक है। और इसका भी आधा कर देंगे क्योंकि ये टोटल का आधा हो रहा है, ठीक है। एक दिन ज़्यादा 89/8 + 1 / 2, ओके। तो देखो अब इसको कर देते हैं एक ब्रैकेट में ए, एंड बी कितना काम करेगा 89/4, और कितना सेम काम करने हैं, इसका मतलब 221 काम है इनका, ठीक है। जैसे यहाँ पे 221 काम था, पर दोनों ने दिन कितने लगाए 100/9, तो जो कि डिवाइड होकर के आके मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। तो यहाँ भी सेम है। अगर ये सेम होता तो मैं भी a प्लस बी लिख करके और अपॉन में 89/4 कर देता, पर सेम नहीं है। तो ये इक्वेशन बन गया मेरा 2, ठीक है। अब 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल a और b के काम की जो कितने दिन में करेंगे या फिर कितना उनका रेशियो आने वाला है, ये हम इससे निकाल देंगे a और b इक्वेशन से। तो हमें ये पता चल जाएगा कि a कितना एफिशिएंट काम कर रहा है और b कितना एफिशिएंट काम कर रहा है, ठीक है। और जब ये निकल जाएगा ये रेशियो, तो हम फिर 1800 में उस रेशियो के थ्रू डिवाइड कर लेंगे कि कितना a का पोर्शन है कितना b का पोर्शन। ये समझ में आ गया आपको। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, ये सॉल्व करना है। पर ये सॉल्व आप नहीं करोगे, क्योंकि अगर देखो सॉल्व करना ही होता, इतना लेंदी पेपर होता तो एफकैट में नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो देखो हमारा जो माइंडसेट यही होने वाला है कि हम कभी भी क्वेश्चन को देखें, अगर लेंदी है तो छोड़ दें अगर नहीं समझ में आ रहा है। पर थिंक अबाउट कि इसने एफकैट में दे रखा है तो इतना लेंदी तो नहीं होगा। आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि अगर आपके पास मान लो टाइम बच गया एक ही क्वेश्चन, अगर आपको दूसरा मेथड नहीं आ रहा है तो आप यूज़ कर लो, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो बिल्कुल ध्यान से सोचना क्या करने वाला। देखो यहाँ लिखा है कि 11 पॉइंट, देखो 11 इज टू मतलब 11 डेज एंड 1/9 डेज, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 100/9 डेज। ये लग रहा है जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। और अच्छा छोड़ो, एक और शॉर्टकट तरीके से बताते हैं, ठीक है। देखो अगर विथ ए स्टार्टिंग, देखो दूसरा वाला जो काम है, जब सेम काम को ए अकेले कर रहा है, अल्टरनेट पहले स्टार्ट कर रहा है एंड उसके बाद बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है और लास्ट में ए खत्म कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि बी ने 2 दिन काम करा है, ए ने ज़्यादा दिन काम करा है। तो ए ने अगर ज़्यादा दिन काम करा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए की जो एफिशिएंसी है वो कम है। ए को सेम काम करने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, बी कम टाइम में ज़्यादा काम कर रहा है। तो देखो ये देखते ही आपके माइंड में क्लिक क्या हो जाएगा कि बी की एफिशिएंसी ज़्यादा है, और इन्होंने क्या पूछा मुझसे, बी का शेयर। तो बी का शेयर पूछा, इसका मतलब बी ज़्यादा एफिशिएंट है तो बी के पैसे ज़्यादा होंगे उसके आधा से। तो अगर 1800 डिवाइड होता है 900 में, अगर मैं 1800 को डिवाइड करता हूँ
अगर मैं 1800 को दो, अगर दोनों इक्वल काम करते तो 900 मिलता, पर बी की एफिशिएंसी ज़्यादा है ए से, तो बी का जो पैसा होगा, बी ज़्यादा अर्न करेगा ए से, ठीक है। और मेरे पास देख लो 900 से ज़्यादा ऑप्शन कौन सा है, तो 1000 है। तो मैं ऑप्शन को देखते हुए मैं 1000 ऑप्शन टिक कर दूंगा, ठीक है। ये तो मेरा पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि देखो, ये है कि देखो ए और बी जब दोनों साथ में काम कर रहे थे तो 11/19 मतलब 100/9 लग रहा था। तो अगर मैं मान लो कि ए और बी दोनों सेम एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट 2 गुना टाइम लगना चाहिए था। कितना हो जाता, 200/9 हो जाता। तो ये देखो 200/9 हो जाता, तो ये 9 2 18, 9 2 18.222, ठीक है। पर एक्चुअल में लगा कितना है, 22.1/4 का कितना हो जाएगा, 0.25। तो देखो एक्चुअल में जो काम है वो इससे ज़्यादा लगा, और ए ने स्टार्ट करा था तो ए ने ख़त्म करा। इसका मतलब भी पता चल गया हमें कि ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है, ए की एफिशिएंसी कम है क्योंकि ए ने ज़्यादा काम करा है एज़ कम्पेयर टू बी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये वाला आपको समझ में आना चाहिए कि ए और बी कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। ए ने शुरू करा, ए ने ख़त्म करा, वो कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर पे अगर ख़त्म होता है तो इसका मतलब कि दोनों ने सेम काम करा, सेम दिन काम करा, तो एफिशिएंसी सेम होगी। एंड अगर एफिशिएंसी सेम होगी, सेम दिन में अगर एक काम 22 दिन में खत्म हो रहा है और अल्टरनेट पे कर रहा है, इसका मतलब 11 दिन में काम खत्म कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, और सेम लेवल में काम कर रहे हैं तो पैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। पर ऐसा हुआ नहीं, ए ने ज़्यादा टाइम ले लिया, बी ने कम लिया। तो बी ने अगर कम लिया तो बी के पैसे एफिशिएंट है, तो बी को भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। बी एफिशिएंट वर्कर है, स्किल लेवल है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि बी के पैसे ज़्यादा होने वाले हैं, और 900 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन था, वो है डी। तो हमने टिक कर दिया डी ऑप्शन, जो कि हमारा आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं हमारे हम। जब मैं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ उससे पहले आपको क्या करना है, आपको पता है, क्वेश्चन वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ना है और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। एटलीस्ट अगर आप सॉल्व नहीं करो तो कम से कम एक बार अपने माइंड में प्रोसेस को, स्टेप्स को एक बार क्लैरिफाई कर लो कि क्या क्या होने वाला है, ठीक है। ताकि अगर जब मैं बताऊँ तो आपको गो थ्रू हो, ठीक है, ओके, रिवीजन टाइप का लगे, ठीक है, कि ये हो रहा है, ये होना चाहिए था, ओके, ठीक है। तो देखो, मनोज टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज अंजलि। तो देखो मनोज ने कितना टाइम लिया, 2 गुना अंजलि से, फिर अगेन एंड थ्राइस एज मच एज अमित। तो अंजलि, मनोज अंजलि से 2 गुना टाइम लेता है कोई भी काम करने में, और अमित से 3 गुना टाइम लेता है, ठीक है। टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 1 डे। तीनों अगर एक साथ मिल जाते हैं तो एक दिन में काम खत्म कर देते हैं, 1 डे में, ठीक है। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय मनोज टू फिनिश द वर्क। तो इन्होंने पूछा कि मनोज को कितना टाइम लगेगा। तो देखो कोई दिक्कत नहीं भाई, एक चीज़ तुमने देखी, ये तीनों आपस में रिलेटेबल हैं। तो अगर मैं एक को एक्स मानता हूँ तो बाकी तीनों उसी से रिलेट कर किए जा सकते हैं, और मेरे पास एक इक्वेशन बनेगी और एक वेरिएबल होगा, तो मैं उसे एक्स की वैल्यू निकाल लूँगा, मतलब मनोज की वैल्यू निकाल लूँगा, ठीक है। तो देखो अगर मनोज को, देखो मनोज को 2 गुना काम लगता है, मनोज को 3 गुना लगता है, तो मैं क्या करता हूँ कि देखो मनोज के काम को अगर मैंने एक्स मान लिया कि मनोज एक काम को एक्स दिन में करता है, तो इसका मतलब अंजलि कितने दिन में करेगी वही सेम काम। अंजलि उससे एफिशिएंट हो तो उससे आधे दिन में कर देगी। अमित कितने दिन में कर देगा, अमित उससे और एफिशिएंट है तो x/1/3 में कर देगा, ठीक है। ये तो काम का हो गया कि ये कितने कितने दिन में कर रहे हैं, और टोटल काम इनको कितना मिला है, 1 दिन का मिला है। एक काम मिलके करना है इनको। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, 1/x प्लस 2/x प्लस 3/x इज इक्वल टू 1। और अगेन मैं देखूँ तो ये कितना हो जाएगा, मेरा बेस सेम है, तो 3 2 5 6/x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया, 6। और x क्या था, x जो दिन था वो क्या था, मनोज का था। तो मनोज सेम काम को करने में कितना दिन लेगा, 6 दिन लेगा भाई, ठीक है, 6 दिन लेगा। ये समझ में आ गया आपको। तो ये हो गया मेरा 6 दिन। अगर आप कोई और लेते, जैसे मान लो अगर आपने अमित को x ले लेते, तो आपको अगर अमित को x ले लिया आपने, तो मनोज उस काम को कितने दिन में करेगा, 3x में करेगा। और अंजलि कितने में करती, फिर 2/3 ऑफ x करती। ये दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये आपको निकालना पड़ता, और जो कि
नॉर्मली दे रखा है कि अगर इसने x करा है तो इसका मतलब ये x/2 करेगी और ये x/3 में करेगी। तो ठीक है, आप कैसे भी करो, बस आपको अगर आपने एक की वैल्यू रखी है तो दूसरे को उसके टर्म में निकालने आना चाहिए। और जैसे ही आपने निकाला आपका प्रॉब्लम कचरा हो गया, ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो हो गया भाई। चलो अगेन इजी वन क्वेश्चन, तो एक दो बीच में इजी वन आ रहा है तो आपको ऐसे मज़ा आना देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही पेपर में भी आने वाला है। कुछ क्वेश्चन ही टफ होंगे, बाकी सारे स्कोरिंग होने वाले हैं। पर आपको ये पता होना चाहिए कि किसको कैसे मैनेज करना है टाइम को। जैसे अगर आपने लेंदी वाले में ज़्यादा टाइम दे दिया तो आपने इजी वाले को छोड़ दिया, बल्कि स्कोरिंग तो सेम थे दोनों। तो यही होता है स्मार्ट वर्क, ठीक है, कि आपको कौन से क्वेश्चंस को पहले अप्रोच करना है और कौन से को बाद में छोड़ना है, क्योंकि नंबर तो दो क्वेश्चन है, आपने ईगो पे लेना ही नहीं है। एक क्वेश्चन जो बहुत टफ है वो भी आपको एक नंबर दे रहा है, दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ईजी है वो भी आपको एक नंबर दे रहा है। तो अगर आपने ईगो के चक्कर में उस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी कि अरे मुझसे नहीं हो रहा है, क्यों नहीं होगा, करूँगा, तो फिर ठीक है भाई, आपका फिर एफकैट नहीं हो पाएगा। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है और टाइम बहुत ही प्रिसाइजली डिवाइड करना है कि उस क्वेश्चन को कितना देना है। ओके, तो चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ 5/16 और 3.6 को मैं नंबर में लिख लेता हूँ, परसेंटेज को का एवरेज कितना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, एवरेज है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको बाद में करूँगा, पहले इसको मैं डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ, यही एवरेज होगा मेरा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो देखो 5/16 इंटू 2 प्लस 3.6 अपॉन में 100 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 1.8। अब देखो, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास क्या आंसर, मेरे पास क्या आया 5/32 प्लस 1.8 अपॉन में 100। ओके, तो देखो 5/32 को मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ 5/16 ही रखता हूँ मैं, इसको इसको कर देता हूँ 2.5। तो ये कितना हो जाएगा 25/160 हो जाएगा, ठीक है, एंड प्लस 18/1000 हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको? क्योंकि भाई देखो यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, तो मैंने वो क्या करा, डिवाइड बाई मल्टीप्लाई दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया नंबरेटर में और 10 से डिनोमिनेटर में कर दिया। तो देखो ये मेरा कितना होने वाला है, देखो ध्यान से, 16 को अगर मैं 25 से डिवाइड करूँगा तो 16 1 16 9, तो ये मेरा आ जाएगा 0.5 80 और 10 तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं दो ही डेसिमल तक रखता हूँ और ये मेरा आ जाएगा, और मेरे पावर में 10 भी है, मतलब बेस में 10 भी है डिनोमिनेटर में, और ये कितना हो जाएगा 0.018 आ जाएगा। अब मैं इसको वापस लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 0.156 एंड 0.018। अब मैं देखो दोनों को ऐड करने की कोशिश करता हूँ, तो देखो ऐड करने पे कितना आ जाएगा मेरे पास 0.156 0.018। तो देखो 8 और 6 मिलकर 14, 4 1 कैरी 5 6 7 और ये हो गया मेरा 1, तो ये हो गया। तो देखो आंसर कितना आ रहा है मेरा 0.174। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है। तो इजी वन भी आएंगे आपको, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है कि जैसा भी क्वेश्चन आए आई हैव टू डू इट, ठीक है, बाकी सारे हो जाएंगे भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। तो देखो 62 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो एज वाले, देखो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ अप्रोच क्या होनी चाहिए। जैसे जो क्वेश्चन भी इतने बड़े में दे रखे हैं, जिनको अगर आपको पूरा एक पढ़ने में ही उतना टाइम लग रहा है जितना आप छोटे क्वेश्चन को देख के उतने टाइम में सॉल्व कर लोगे, तो बेस्ट वे क्या हुआ, बेस्ट तरीका यही हुआ कि आपको क्या करना है, उसको छोड़ना है थोड़ी देर के लिए और इजी वन को या फिर जिन जो छोटे क्वेश्चन है, क्योंकि छोटे क्वेश्चन में देखो पता है ऐसा नहीं होता है कि आप पढ़ के आपको दिमाग लगाना है। अगर आ रहा है तो पता चलता है कि अगर आ रहा है तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन हो जाएगा मुझसे, और पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा कि नहीं हो रहा है। पर आपको ऐसा दिमाग नहीं लगाना है, इतने सारी कहानी नहीं पढ़नी है, कहानी पढ़ने के बाद आपको पता चल रहा है ओ ये तो मुश्किल लग रहा है। तो जब भी ऐसे पढ़ने वाली बात होगी तो आपको क्या करना है, छोटे क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट हो जाना है, और जब बाद में टाइम मिले तो आपको फिर इनको क्या करना है, इन कहानी को पढ़ना है। सॉर्टेड है भाई, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। सोहित वाज बॉर्न 2 ईयर एगो व्हेन रोहित वाज 2 ईयर ओल्ड। भाई जब सोहित तब पैदा हुआ, सोहित
तब बॉर्न हुआ जब रोहित जो था वो कितने साल का था, 2 साल का था, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, और ये 2 साल पहले की बात है, रोहित वॉज बॉर्न 2 ईयर एगो, इसका मतलब क्या हुआ कि तब तब हाँ यही मतलब हुआ कि सोहित 2 साल पहले जब सोहित पैदा हुआ था तब रोहित 2 साल का था। पर अब 2 साल बाद की बात हो रही है, 2 साल बाद की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोहित की एज कितनी हो जाएगी, 2 ईयर्स हो जाएगी, और रोहित की एज कितनी हो जाएगी, रोहित की एज 4 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। एट प्रेजेंट द एवरेज एज ऑफ सोहित, रोहित, मोहित और पुरोहित, 4 लड़के हैं, इन चारों की जो एवरेज एज होने वाली है इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इन चारों की जो एवरेज एज होने वाली है, मतलब सोहित की जो एवरेज एज है, सोहित, मोहित, रोहित और पुरोहित, इनकी जो एवरेज एज होने वाली है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर होने वाली है, परफेक्ट स्क्वायर होने वाली है, ठीक है। ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ एनी 2 पर्सन इज नॉट मोर देन 5 ईयर। तो देखो ये आप सोचो ये लाइन क्यों दी होगी, इन दोनों का डिफरेंस तो मेरे को अभी भी पता है कि 2 ही है, पर अगले वाले के लिए दे रखी, इसका क्या मतलब हुआ कि पुरोहित और मोहित के लिए मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं था कि मोहित और पुरोहित को मैं कैसे इनके एज के बारे में बात करूं, तो इसने बोल दिया कि मोहित और पुरोहित की एज का जो डिफरेंस होने वाला है, मोहित और पुरोहित की जो एज का जो डिफरेंस होने वाला है वो नॉट ग्रेटर देन 5 होने वाला है, ठीक है, नॉट ग्रेटर देन 5 होने वाला है। ये समझ में आ गया आपको। फिर क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द एजेस ऑफ मोहित एंड पुरोहित। वैसे देखो आप, तो देखो आप ऑप्शन अगर एलिमिनेट करना चाहो तो कौन सा कर सकते हो, ए को एलिमिनेट कर सकते हो आप, बी को नहीं कर सकते, सी को नहीं कर सकते, और डी। तो मतलब हमारा ए तो वैसे ही नहीं होना, अगर आपको तुक्का भी मारना होगा तो बी और सी और डी में से ही मारना होगा, ठीक है। चलो अब इसको डिस्कस करते हैं क्या कर सकते हैं अपन। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है इनके एवरेज का एज, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मैं सबसे पहले इनके इनका एवरेज लेने वाला हूँ, इनके एज का। तो देखो अभी करंट एज सोहित की कितनी है, 2, और रोहित की कितनी है, 4। मोहित का मेरे को नहीं पता, ठीक है, तो मैं मोहित का एक्स मान लेता हूँ, पर मुझे इतना पता है कि वो मैक्स कितना हो सकता है, x+5 हो सकता है। तो मैं x+5 मान सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैक्स डिफरेंस ही 5 है, उससे तो नीचे ही लेना है। तो मैं 5 ले लूँगा, फिर 4 ले लूँगा, फिर 3 ले लूँगा, ऐसे लेता रहूँगा, ठीक है। अब मेरे को इसको डिवाइड करना है 4 से, और ये कितना आना चाहिए मेरा, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। चलो तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो तो अगर मैं 4 2 6 +2x+5 रख देता हूँ, तो देखो 6 + 2x+5, तो मेरा ये देखो कितना हो रहा है, और नीचे डिवाइड बाई 4 भी है भाई। तो मैं क्या करूँगा कि देखो अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर होने वाला है तो इसका मतलब कि डिनोमिनेटर में कोई टर्म ही नहीं बचेगा। तो मैं देखो इसको स्प्लिट करता हूँ, 6/4 करने वाला हूँ, +2x/4 करने वाला हूँ, क्योंकि ये 2x नहीं चेंज होने वाला है, ये वाला जो नंबर है वो मेरा चेंज होने वाला है, ठीक है। ये वेरिएबल है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, डिवाइड बाई 4 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो तो अगर मैं इस वेरिएबल को मान लो मैं y मान लेता हूँ, तो देखो ये कैसे जाएगा, देखो फ्लो क्या है क्वेश्चन का, देखो 6 + y/4 +2x/4, और ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर तो बाद में, पहले तो ये डिवाइड होना चाहिए 4 से। तो अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो देखो क्या होना चाहिए, अगर इसको 4 से डिवाइड करने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे जो लोवेस्ट नंबर है वो आपको 2 ही लेना पड़ेगा। सबसे जो लोवेस्ट नंबर है वो आप कितना लोगे, 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपने 2 ले लिया तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 8/4। और अगर आपने 2 ले लिया तो x की एज कितनी आ जाएगी, एक सेकेंड देखो इसको y लेकर के एक वेरिएबल लेके कंफ्यूज नहीं करते हैं भाई। इसको मैं मान लो कोई भी वेरिएबल ले लिया, मान लो मैंने x की जगह पे x को रखते हैं, ठीक है, x की जगह पे मान लो मैंने रख दिया, यहाँ पे भी पावर डिवाइड बाई 4 है, तो x की जगह पे जो सबसे पहला 1 रखूंगा तो डिवाइड नहीं होगा, 2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 4, तो वो डिवाइड हो सकता है। तो ये कितना हो जाएगा, 4/4 1 हो जाएगा, प्लस अगेन में देखो मैं अगर 6+1, अगर इसकी वैल्यू x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो x+5 कितना हो जाएगा मेरा, तो ये मेरा 11 हो जाएगा, क्योंकि y जो है वो एक कांस्टेंट ले रखा था, तो ये 11/4 हो जाएगा। तो ये भी नहीं बनता मेरा, 2 रख के देखता हूँ, तो
टू रखने पे ही एक्चुअली आया, तो 2 2 जा 4 पे आया था, ठीक है। तो 3 रख के देखता हूँ, 3 2 जा कितना आ जाएगा मेरा 6/4 प्लस 9/4, ठीक है। एक मिनट इसको करते हैं क्लियर थोड़ा सा। चलो इसको फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। देखो सोहित की एज कितनी है, सोहित की एज है 2, रोहित की एज है 4, मोहित की एज मुझे नहीं पता तो मैं मोहित की एज को x मानता हूँ, प्लस पुरोहित की एज, इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना 5 है, तो अगर मैं इसको x + 5 मान लेता हूँ, ठीक है, मैक्स 5 है, ठीक है। तो अब मेरे को देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 4 2 6 5 11 प्लस 2x कर लेता हूँ, ठीक है। और ये जो नंबर है, देखो परफेक्ट स्क्वायर बोला है, तो इसका मतलब कि ये जो नंबर होने वाला है ये किससे डिवाइड होना चाहिए, ये नंबर डिवाइड होना चाहिए 4 से। मैं x की कोई भी वैल्यू रखूँ, ये डिवाइड किससे होना चाहिए 4 से। तो अभी देखो मैं अगर 11 रखता हूँ और अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो नहीं कर सकता, x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो नहीं कर सकता, 11 4 15 हो जाएगा, 3 रखता हूँ तो भी नहीं कर पाऊँगा, 4 रखता हूँ तो भी नहीं कर पाऊँगा, 5 रखता हूँ तो भी नहीं कर पाऊँगा, 6 रखता हूँ तो 6 2 जा तो भी नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ जो मैं नंबर रख रहा हूँ वो सारे 2 से मल्टीप्लाई होकर ये इवन हो रहा है और ये कितना हो रहा है, ये ऑड हो रहा है। तो इवन और ऑड मिल करके कभी 4 ये इवन ही देंगे, ठीक है, मतलब सॉरी ऑड देंगे, और ऑड डिवाइड बाय 4 कभी डिवाइड ही नहीं होगा। तो ये आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो कि x + 5 तो नहीं हो रहा भाई। सेम अगर मान लो मैंने 4 रख दिया यहाँ पे, चलो 5 को काट के मैंने 4 रख दिया, तो 6 + 4 10 प्लस 2x। अब मैं देखो डिवाइड बाई 4 भी होना है, तो मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो नहीं होगा, 2 रखता हूँ तो भी नहीं होगा, 3 रखता हूँ तो भी नहीं होगा, 3 रखता हूँ तो हो जाएगा। तो देखो 3 रखते ही कितना आंसर आ जाएगा मेरा, 3 2 जा 6 16/4। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4 से डिविजिबल है, और अगर डिवाइड करने पे जो 4 आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर आ जा रहा है मेरा। ये समझ में आ गया आपको, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब मेरा आंसर जो हो रहा है वो 3 हो रहा है, और अगर मैंने 3 लिया है तो इसका मतलब दूसरा वाला जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको। यहाँ पे मैंने अगर x की वैल्यू 3 है तो x + 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो ये समझ में आ गया आपको। पर देखो ये तो मैं आपने एज्यूम करके करा कि क्या कर सकते हैं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कैसे करना है, फिर क्या करना है, ठीक है। पर सोचो अगर आपने एक बार क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन के ऑप्शन देखे तो आप तुरंत कर जाओगे। देखो ये वाला आपका वेरिएबल था 11 + 2x, देखो 11 + 2x, देखो जैसे ही आपने x की जगह पे कितना रखा, 3 रखा, x की जगह पे 2 रखा तो 11 4 15 हो जाएगा, 9 रखा तो 18 और 1 30 हो जाएगा, ये भी स्क्वायर डिवाइड नहीं हो रहा 4 से। 3 रखा तो देखो 16 हो गया, 3 रखा तो 16 हो गया। अब 3 रखने के बाद अगर ये 11 बना है तो सॉरी 10 बना होगा ना ये, तो अगर ये 10 बना है तो क्या रखने पे आया होगा, 4 रखने पे आया होगा। तो आंसर हो गया आपके सामने 6 7, 3, ठीक है। तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए, अगर थियरी वाइज भी आपको पूरा कंप्लीट करने आना चाहिए और ऑप्शन एलिमिनेट करना आना है तो वो तो बेस्ट है भाई। अगर आपने ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चन को कर दिया जल्दी से तो ख़त्म है फिर। तो ये समझ में आ गया आपको कि कैसे हम कर सकते हैं ऑप्शन को एलिमिनेट और कैसे सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मली। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आंसर हो गया इसका सी, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। देखते हैं क्या कहता है ये। फ्रेश ग्रेप्स कंटेन्स 90% वाटर एंड ड्राइड ग्रेप्स कंटेन 20% ऑफ वाटर। ओके, फ्रॉम 20 ग्राम ऑफ फ्रेश ग्रेप्स हाउ मेनी kg ऑफ ड्राइड ग्रेप्स कैन बी। तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दो तरीके के ग्रेप्स होते हैं। देखो एक हो गया फ्रेश ग्रेप्स जिसको आप क्या बोलते हो, अंगूर, ठीक है। दूसरा ग्रेप्स क्या हो गया आपके पास, जो हो गया वो किशमिश होता है, ठीक है, उसको ड्राई ग्रेप्स बोलते हैं, ड्राई। तो ये कितना हो गया, ये आपको किशमिश बोलते हैं इसको, ठीक है, किशमिश, इसको आप किशमिश बोल देते हो। तो देखो ये क्या कह रहा है कि फ्रेश ग्रेप्स में क्या होता है कि ये फ्रेश क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 90% वाटर होता है प्लस 10% जो होता है वो क्या होता है, मटेरियल होता है, ठीक है। जो भी किशमिश के अंदर जो भी होता है वो, जो भी उसका न्यूट्रिशन वगैरह होता है वो 10% के अंदर होता है, ठीक है। अब जो ड्राई किशमिश होता है उसमें क्या होता है, ये बोल रहा है 20% वाटर होता है सिर्फ, ओनली। बाकी जो बचा हुआ वो क्या होता है, 80% क्या होता है, 80% जो उसका कंटेंट है, ठीक है।
जो भी मिनरल्स वगैरह हैं, जो भी मटेरियल, ठीक है। तो ये 80% होता है। तो देखो अब इसी इसी से मेरे को 18-20 ग्राम का ग्रेप्स दे रखा है फ्रेश। अब मेरे को इसी से ये बनाना है। आपको भी पता है कि ग्रेप से ही आपको किशमिश बनाते हैं, ठीक है। कैसे, उसको सुखा देते हैं, उसमें से पानी निकाल देते हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू पानी पूरा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो अगर आपने पूरा पानी निकाल दिया तो उसी से, मतलब ग्रेप से, फ्रेश ग्रेप से पानी निकाल के आप किशमिश बनाते हो। तो 90% वाटर था, अब कितना बच जाएगा आपका? 20% ही बचेगा। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो। तो इन दोनों चीज़ों में देखो बेसिक चीज़ क्या है कि कौन सी चीज़ चेंज नहीं होने वाली है। पानी तो सूख जाएगा, पर जो मटेरियल होने वाला है ग्रेप्स का, जो उसकी लेयर होने वाली है, जो 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 उसका पार्ट होने वाला है, वो खत्म नहीं होने वाला। वो सूख करके छोटा हो जाएगा, पर कंटेंट सेम ही रहेगा, ठीक है। वेट सेम ही रहेगा, मास सेम ही रहेगा। तो अगर मास सेम रहेगा तो अभी देखो 20 kg है, तो 20 kg का मेरे पास कितना है? 10% ही मटेरियल है, तो 10% कितना हो जाएगा? 2 kg मेरे पास क्या हुआ? मेरे पास हो गया मटेरियल। और ये 2 kg जो मटेरियल है वो किशमिश का कितना परसेंट है? वो किशमिश का 80% है। तो किशमिश का 20%, अगर 2 kg मिलके 80 बना रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? 0.5 मिलके 20% बना रहे हैं। तो 0.5 मिलके अगर 20% बना रहे हैं तो 0.5 क्या हो जाएगा मेरा? वाटर हो जाएगा। तो टोटल कंटेंट की बात करूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा? 2 kg प्लस 0.5 kg, जो कि क्या है? वाटर है। तो कितना हो जाएगा? 2.5 kg। ये आपको समझ में आया 0.5 कैसे हुआ? भाई 0.5 इंटू 4 कर दो, इधर भी 4 कर दो, तो कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। तो क्या करा है मैंने? सिर्फ परसेंटेज को डिवाइड कर दिया। उसके परसेंटेज 80 था, मेरे को 20% चाहिए था, तो कंटेंट को भी डिवाइड बाई 4 कर दिया, दैट्स इट। और वही मेरे को, क्योंकि 20% चाहिए था, इसलिए मैंने 20 से डिवाइड करा, ठीक है। तो 0.5% पानी हो जाएगा, तो 2.5% टोटल मेरे पास क्या हो जाएगा? किशमिश बचेगा 20 ग्राम ग्रेप से। तो ये इसमें बस यही एक चीज़ समझनी थी कि कौन सी चीज़ नहीं चेंज होगी। जब मैं पानी निकालूंगा उसमें से, तो पानी तो निकल जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू, इवापोरेट होकर के। पर जो चीज़ नहीं बदलेगी वो क्या है? मटेरियल और जो मिनरल्स हैं ग्रेप्स के, वो नहीं बदलने वाले, ठीक है। वो सेम रहेगा, वो सूख करके छोटा हो जाएगा, पर उसका जो मास है, उसका जो वेट है, वो सेम रहने वाला है, ठीक है। गॉट इट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? राम सोल्ड एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्रॉफिट, ठीक है। राम कोई आर्टिकल है जो कि सोल्ड करता है सर्टेन प्रॉफिट पर, ठीक है। Had he purchased the article for 10% less than what he actually purchased it for, and sold it for 12.5% more than what he actually sold it for, his profit percentage would have been 2.5 times his actual profit percentage. Find his actual profit percentage. तो देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ। पहला जो बिल्कुल बेसिक वाला है कि आपको कैसे इक्वेशन फॉर्म करनी है, इक्वेशन के थ्रू आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। द सेकेंड वन इज इम्पॉर्टेंट मेथड, जो एफकैट के अगर आप कैंडिडेट हो तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। वो है ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है। आप जितने देर में क्वेश्चन पढ़ करके कोई इक्वेशन वगैरह बनाओगे, उतने में तो आप ऑप्शन करके 2-3 क्वेश्चन और निपटा दोगे, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत ज़रूरी है। कभी भी अगर कुछ समझ में ना आए कि क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, तो एक बार ऑप्शन को देख लेना भाई। एक बार ऑप्शन को देख लेना, आपको हो सकता है कि वो सही हो जाए, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन कई कई बार में अपने आप में ही आंसर होता है। आप सोचो ना, आपके पास जो 4 ऑप्शन दे रखा है उसमें से कोई एक आंसर सही है भाई, तो थोड़ा दिमाग लगाना है आपको कि वो आंसर तक पहुंचना कैसे। मतलब आप कुछ भी मारोगे तो भी 25% तो सही चांसेस है ना उसके, प्रोबेबिलिटी। तो एक बार ऑप्शन देखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। चलो, तो राम सोल्ड एन आर्टिकल एट सर्टेन प्रॉफिट। मान लो कि राम का आर्टिकल का प्राइस कितना? 100 रुपये। उसने कुछ प्रॉफिट लेके उस पर बेच दिया, मान लो 10% का प्रॉफिट लेके बेच दिया, 110 है। 110 भी क्यों मानना भाई, तो मैं X% का प्रॉफिट लेके बेच दिया, तो प्रॉफिट का परसेंटेज इसका कितना था? X% का, ठीक है। फिर क्या बोला है कि हैड ही परचेज द आर्टिकल फॉर 10% लेस देन व्हाट ही एक्चुअली परचेज। मान लो इसने इसको बोला है कि 10% कम पे खरीदा, मान लो इसने 90 पे खरीदा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि परचेज फॉर एंड सोल्ड इट फॉर 12.5% मोर देन व्हाट ही एक्चुअली सोल्ड। तो जो पहले बेचा था उस पर उसने 12% और ज़्यादा बेच दिया, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। इसने बेचा कितने पे था? 100 प्लस एक्स बेस पे बेचा था, और इस पे 12.5% और प्रॉफिट चाहिए भाई साहब को। तो 12.5% और बेचेगा तो कितना हो जाएगा? 112.5, ठीक है, ओके।
और उसके बाद जो ये करने के बाद क्या होता है कि इसका जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाता है, 2.5 टाइम हो जाता है। समझ में आया? एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, समझ में आ गया ना? ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, आपके सामने इक्वेशन है, आपके सामने प्रॉब्लम है, आपको बस सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करोगे, देखो वेरी इजी भाई। मैंने कॉस्ट प्राइस को ले रखा है 90, तो मेरे को देखो ये परसेंटेज पे ही खेलना है कि कितना आएगा। तो देखो मैं अगर कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हो रहा है ना, तो मैं 100 प्लस एक्स, और इस पे मैं 1112.5 डिवाइड बाई 100, ये मेरा हो गया सेलिंग प्राइस, और ये मेरा हो गया सीपी, और इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ 90 जो कि सीपी है, और डिवाइड बाई कर देता हूँ 90 जो कि सीपी है, और मैं अगर मैं कर देता हूँ इनटू 100, ठीक है, इनटू 100, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का परसेंटेज, और वो कितना है, x इंटू 2.5। एक्स जो परसेंटेज था उसका 2.5, और अगर x 20 रहा होगा तो अभी कितना हो जाएगा, अगर x मान लो 10 रहा होगा तो अभी कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। अगर x 20 रहा होगा तो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। 2.5 टाइम ज़्यादा हो गया। तो ये रहा इक्वेशन। अगर आपको लॉन्गर मेथड जाना है तो इक्वेशन सॉल्व करना, एक इक्वेशन एक वेरिएबल जो कि x है, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट ही x है, x आंसर, जो भी x आए सॉल्व करने के बाद वही आंसर है। पर मैं करूंगा ही नहीं भाई, ये बहुत ही लेंदी है, मैं करूंगा ही नहीं। मैं देखो क्या करने वाला हूँ, मैं लगाऊंगा दिमाग। देखो मैं क्या लगाने वाला हूँ कि देखो, अगर ये जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो दे रहा है, ठीक है, मान लो 20 दे रहा है, 25 दे रहा है, 33 दे रहा है, 10 दे रहा है, तो देखो मैं, मेरे को आंसर तो पता है, मैं पहले रखूंगा, मेरे को पता है 20% आ जाएगा, पर मैं वहां जाऊंगा नहीं। मैं देखो डी से शुरू करता हूँ, मैं बीच वाला नंबर लूंगा, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको, पर अभी मैं 10% लेके देखता हूँ कि आपके 10 अगर लिया तो आपको क्या समझ में आएगा उसको लेने पे। ठीक है, ऑप्शन। तो देखो अगर मान लो मैंने 10% लिया, तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज टोटल कितना हो जाएगा, जब वो दोबारा कम प्राइस पे खरीदेगा और ज़्यादा प्राइस पे बेचेगा 12.5% पे, तो मेरा प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, होना चाहिए 2.5 से मल्टीप्लाई होकर 25 आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो इसको करते हैं क्लियर। अब देखो आना चाहिए कितना, 25%। अगर मैं 10 को ले रहा हूँ तो मेरा आंसर आना चाहिए 25%। ये 2.5 जो है वो आना चाहिए 25, पर देखते हैं क्या एक्चुअल में आता है ये तो यही तो बात है देखने की भाई। अगर आ गया तो इसका मतलब मेरे वेरीफाई हो गया, और नहीं आया तो देखेंगे क्या करना है। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, सेम चीज़ पे करता हूँ। अगर 10% का प्रॉफिट लिया, इसका मतलब 100 रुपये की चीज़ है, उसको इसने फिर से 90 में खरीदी होगी, पर बेचा कितने होगा, 110 में। 110 पे इसने फिर से कितने में बेच दिया। एक काम करते हैं, 12.5% को मैं लिख लेता हूँ, 12.5% को मैं लिख लेता हूँ इसको नंबर में। ठीक है, तो 25 पाँचे, और ये हो गया मेरा 1/8, तो ये मेरा 1/8 हो गया। ठीक है, और अगर मैं इसको 1/8 का मेरा प्रॉफिट है, तो 1 प्लस 1/8 करूँगा तो 1 रुपये की चीज़ को मैं कितने में कर दूंगा, 9/8 में बेचूंगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? कुछ नहीं है भाई, बस कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए मैंने उसको न्यूमेरिकल में लिख दिया है, सॉरी फ्रैक्शन में लिख दिया है। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, 1/10 है, इसको मैं 12.5% के प्रॉफिट में बेचूंगा तो कितना हो जाएगा, 9/8 से मेरे को मल्टीप्लाई करना है, जो अभी करा है ऊपर वही करा था। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस, मेरा हो गया, ये हो गया सी पी 90%, और उसको मैं डिवाइड कर दूंगा सी पी 90% से। तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए भाइयों, मेरा आंसर आना चाहिए 25, अगर मैं इंटू 100 कर देता हूँ तो। पर देखो क्या वो आता है कि नहीं आता, तो वो चेक करते हैं। देखो तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 990 डिवाइड बाई 8। तो मैं देखो अगर 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो A1, 8 पंजा 8, 8 टू जा 16, 3, 8 3 जा 24, और 24 और 6 हो जाएगा मेरे पास, तो 8 7 जा, ठीक है, -90 कर देता हूँ, और ये डिवाइड बाई 90 कर देता हूँ। तो देखो 90 से अगर मैं करूँगा तो कितना आ रहा है मेरा, 33 समथिंग आ रहा है क्या, ये आ रहा है मेरा 33 इंटू 10, तो ये 33.7 आ रहा है। ठीक है, और डिवाइड बाई 90, और ये मैं कर दिया 100 से मल्टीप्लाई। तो देखो मैं इसको 30 लेके करता हूँ समझने के लिए। ठीक है, 30 से अगर मैं करूँगा तो ये 3 आ रहा है, तो कितना परसेंट आ रहा है, 33% आ रहा है। तो भाई ये तो 33% बहुत ज़्यादा आ रहा है, मेरा आना कितना चाहिए, 25% आना चाहिए। मेरा आना कितना चाहिए, 25% आना चाहिए। तो ये मेरा गलत हो गया।
तो जब मैं 10 ले रहा हूँ तो मेरा आंसर जो आ रहा है वो एक्चुअली ये 33 नहीं आएगा। देखो मैं कोशिश करता हूँ इसको और अच्छे से करने के लिए। अगर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो ये 3 समथिंग आएगा और ये कितना आएगा 8 समथिंग। तो अगर मैं 8 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 टू ज़ा 8 एंड ये 4 से 25, तो 2 से ये 12.5 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 36 समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको 36 समथिंग, मतलब बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर जब मैं 10 ले रहा हूँ, 10% का जब मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ, तो मैं क्या करने वाला हूँ देखो, तो मैं फिर उसके बाद 20 रखूँगा, 25 रखूँगा। तो 10 पे नहीं आया, इसका मतलब आपको उसके नेक्स्ट वाला लेना है, तो आप 20% लोगे। तो जब 20% पे लोगे तो देखो ये कितना आ रहा है, 20% पे लोगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 50% आना चाहिए। तो देखो 50% चेक करते हैं, चेक कैसे करेंगे। सेम मेथड है भाई, 190 ये 120 रख देंगे यहाँ पे और 120 इंटू 9/8 कर देंगे और फिर -90 अपॉन में 90। तो आपका फिर इससे प्रॉफिट पता चलेगा, ठीक है, कितना हो रहा है। ओके ठीक है, समझ में आ रहा है ये। तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो आप और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ओके तो अगर मान लो मैं वही 20% वाला लेता हूँ तो मेरे को कितना 50% का वेरिफिकेशन चाहिए होगा। तो देखो ऐसे करके अगर 50 पे मैं चेक करूंगा तो देखो सेम क्वेश्चन करना है। तो सेम में क्या करूंगा मैं, देखो 100 में पहले लिया था, बाद में कितने पे लिया, 90 पे लिया, और अभी मेरा प्रॉफिट 120 पे था, मतलब 20% था, तो 120 का मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, और पर अब मैं कितने में बेच रहा हूँ, 120 इंटू 9/8 कर रहा हूँ। और जो मेरा प्रॉफिट होना चाहिए 50% अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये भी गलत है, फिर मैं थर्ड ऑप्शन पे जाऊँगा, फिर मैं फोर्थ ऑप्शन पे जाऊँगा। ठीक, तो ये ऐसे चेक करना है। ये तो हो गया, पर अगर अगर वैसे आप निकाल लोगे जैसे वो था, तो वो भी आप कर सकते हो कि जब आपको लगे कि इसमें टाइम लग रहा है, और फिर आप वापस से अपने इस वाले इक्वेशन पे चले, क्योंकि इक्वेशन निकालना मैंने आपको बता दिया, इक्वेशन पर सॉल्व करना है, एक इक्वेशन एक वेरिएबल, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है देखो, तो 120 इंटू 9 अपॉन में 8 है। ठीक है, तो मैं अगर इसको करूँगा तो 1080 अपॉन में 8 -90, और ये मेरा हो जाएगा अपॉन में 90। तो ये मेरा हो जाएगा 135 माइनस माइनस 90 अपॉन में 90। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 135 -90, 45 डिवाइडेड बाई 90। तो ये मेरा आ जाएगा 1/2 इंटू 100 कर दूंगा, तो ये देखो 50% आ गया। तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये तो हो गया कि मैं ऑप्शन के थ्रू जा रहा हूँ और कर ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके, कुछ और कर सकते हैं क्या इसमें। हम्म, अगर ऑप्शन के थ्रू जाओगे तुम तो तुम्हें पूरा ही करना पड़ेगा भाई। पर अगर वैसे सॉल्व कर लिया आपने तो फिर वो बेस्ट है, अगर इक्वेशन के थ्रू कर लिया तो वो भी ठीक है। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा। तो देखो 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जो कॉस्ट है हमारे बुक की वो क्या इंक्लूड कर रही है। जैसे मान लो मैंने एक बुक बनाई, तो बुक बनाने में क्या क्या लगता है। बुक ऐसा थोड़ा होता है भाई कि तुमने बुक बनाई और बन गई ऐसे आराम से, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। किसी भी बुक का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, उसका लेबर कॉस्ट, उसका प्रिंटिंग कॉस्ट, उसका मटेरियल कॉस्ट, फिर उसका आपने अगर मार्केटिंग वगैरह करा है तो वो भी उसमें ऐड ऑन हो जाती है। तो मतलब अगर कोई एक बुक आ रही है, अगर उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है बहुत कम है, तो सब कुछ डिपेंड करता है कि किस ऑथर ने लिखी है। अगर किसी ऑथर ने, मूवीज़ की तरह देख लो, जैसे कोई मूवीज़ है, अगर बहुत किसी फेमस हीरो की आएगी तो वो मूवी की टिकट प्राइस ज़्यादा होगी, उस मूवी का बजट ज़्यादा होगा, क्योंकि पैसे ज़्यादातर तो एक्टर ही ले गया होगा। उसी तरीके से मूवी बुक्स का भी होता है। ठीक है, तो बहुत सारी वेरिएबल्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं किसी भी बुक को बनाने में। ठीक है, तो अभी देखो इस बुक में कौन कौन से वेरिएबल हैं। तो देखो 10% क्या लग रहा है मेरा, प्रिंटिंग कॉस्ट। 20% क्या लग रहा है मेरा, पेपर। ठीक है, मेरा फिर क्या लग रहा है, मेरा 15% लग रहा है लेबर कॉस्ट। भाई किसी लेबर ने बनाई होगी ना भाई उसको, किसी ने प्रिंटिंग मशीन को ऑपरेट करा होगा, तो उसके भी तो चार्जेस लेगा ना वो।
और एक्स्ट्रा खर्चेस कितने हैं, 110 रुपये, ठीक है। अदर कॉस्ट एडेड टू 110 रुपीज़। तो अब देखो, अगर मैं कोई भी बुक बना रहा हूँ तो उसका टोटल कॉस्ट कितना होगा, 100% होगा। टोटल कॉस्ट अगर 100% है किसी भी चीज़ का, अगर आप कॉस्ट ले रहे हो, जैसे मान लो अगर मैंने लैपटॉप खरीदा तो उसका भी 100% आएगा, कुछ भी होगा तो वो 100% कॉस्ट ही होता है, ठीक है। अब उस 100% में से 10% प्रिंटिंग के, 20% पेपर के, 15% लेबर के, और बचे कुचे जो है वो 110 रुपये है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि बचे कुचे, पहले तो परसेंटेज निकाल लो कितने हैं, तो बचे कुचे परसेंटेज कितने हैं, 20, 10, 30, 40, 45। तो इसका मतलब 100 माइनस 45, 100 माइनस 45 कितने हो गए, 55। 55% क्या है भाई, बचा कुचा, और बचा कुचा कितना है वैल्यू में, 110 रुपये। तो एक परसेंटेज है, एक तरफ वैल्यू है, तो परसेंटेज को वैल्यू के टर्म में लगा करके वैल्यू के बराबर कर दो, इक्वेशन सॉल्व। इक्वेशन कैसे करोगे, x मान लो, मैंने मान लिया कि x कॉस्ट है बुक की, और उसका 55% भाई कितना है, 110 रुपये है। तो 11 5 जा 55 और 10, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2। तो x इज इक्वल टू मेरा 200 रुपये क्या आ जाएगा, बुक की कॉस्ट आ जाएगी 200 रुपीज़। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर दिया डन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स सोल्ड 2 कार्स। कोई एक आदमी है जिसने 2 कार बेची, 2 कार बेची इसने, ठीक है, 2 कार्स एट सेम प्राइस। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सेम प्राइस। तो मान लो मैंने 100 रुपये मान लिया, 100 रुपये मान लिया, ठीक है। One of them at 10% profit, X incurred a total loss 12% in the overall transaction. What was approximate profit loss incurred on the car? ठीक है, एक कार को जब इसने 100 रुपये में बेची तो उस पर इसको कितना हो गया, 10% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। दूसरी कार जब इसने बेची तो उसका हमें निकालना है कि कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस पे बेची। पर ओवरऑल जब इसको बेचा गया तो 12.5% का हमें क्या मिला, लॉस मिला। सॉर्टेड है भाई एकदम, 12.5% का लॉस मिला, ठीक है। तो अगर देखो, अगर आपकी जगह होता और मैं अगर सिर्फ नॉर्मली अगर मैं इस पे जाता, क्या नाम है, ऑप्शंस पे अगर फोकस करता तो मैं देखो इसको कैसे सॉल्व करता। देखो, अगर किसी बुक को बेचने में मेरे को 10% का प्रॉफिट हुआ है पर ओवरऑल लॉस 12.5% का हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि मैं देखो 10% की अगर लॉस पे करता तो 10-10 मिलकर 0 हो जाता लॉस परसेंटेज, पर ऐसा नहीं है। सिर्फ सोचने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, 10 से ज़्यादा होगा। 10 से कितना ज़्यादा होगा कि 12%। तो देखो इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो इसको कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, 10% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे में लॉस हुआ होगा तो उसको मैं माइनस में लिख लेता हूँ, और फाइनल कितना हो रहा है, -12.5% का लॉस हो रहा है। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 22.5। बेयर मिनिमम इतना तो लॉस होना चाहिए कि 12.5% पर अगर सारे वेरिएबल सेम रखते हैं, जैसे कॉस्ट वगैरह, कॉस्ट प्राइस वगैरह सब कुछ, मतलब बेसिक ही रखते हैं, तो 12.5% का तो लॉस होना ही चाहिए भाई। तभी मेरे को 12.5% का ओवरऑल लॉस हो। तो अगर मैं ऑप्शन में देखूँ तो लॉस वाले में देखो 22 का कम है 22.5 से, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। ये तो मेरा बेसिक हो गया कि अगर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैंने ये कर दिया। पर क्या ये तरीका है, नहीं। तो कौन सा तरीका है, चलो उसको डिस्कस करते हैं। तो यार देखो, हम अपने से कुछ नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन बोलेगा बस उसी के फ्लो पे जाएंगे और करते रहेंगे सॉल्व, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि 2 कारें इसने सेम प्राइस पे बेची है, ठीक है। लेकिन जब बेची है उसने तो एक पे उसको 10% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे उसको कितने का हुआ, लॉस हुआ, 12% का लॉस हुआ भाई साहब को। ओके, 12% का लॉस हुआ उसको, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं डिस्कस। ओके, तो मैंने एक्चुअली यार 12.5 ले लिया भाई, 12.5 नहीं है, 12 है। तो वो ऑप्शन एलिमिनेशन वाला जो है वो एफ कैट वाले भाई बहुत चालाक है भाई, उन्होंने नहीं करा वो 22.5 वाला, उन्होंने 22 ही रख रखा। तो भाई वो वाला ऑप्शन आप भी मत करना, वो मैंने सोचा 12.5 है। ओके, तो चलो इसको सॉल्व भी करते हैं अच्छे से, ठीक है। कोई नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो मेरा मान लो सेलिंग प्राइस है 100 रुपये, ये भी 100 रुपये। तो मेरा देखो सेलिंग प्राइस टोटल कितनी आ जाएगी, 200 रुपये आ जाएगी। 200 रुपये आ गया मेरे सेलिंग प्राइस टोटल। अब देखो क्या हुआ कि जब मैं 100 को अगर मैंने 10% के प्रॉफिट पे बोला तो इसका कॉस्ट प्राइस मेरे को कितना मिल जाएगा,
अगर मान लो मैंने एक्स का कॉस्ट है उसमें मान लो 10% के प्रॉफिट पे बेचा, मतलब 110 रुपये पे बेचा है, तो मेरे को 100 रुपये मिल रहा है। तो इसका मतलब एक्स का जो कॉस्ट होगा मेरा ओरिजिनल वो कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 11। तो 11 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 11 9 जा 99, 1 एंड 0 एंड अगेन 9, ओके, एंड अगेन 0 एंड अगेन 9। तो ये चीज़ होने वाली है मेरी एक्स की कॉस्ट प्राइस। तो पहले प्रोडक्ट पे जिसको मैंने 10% प्रॉफिट पे बेचा है उसका कॉस्ट प्राइस कितना होने वाला है, 90.9 होने वाला है, ठीक है। दूसरे का मुझे पता नहीं है कि कॉस्ट प्राइस क्या है, क्योंकि कितने परसेंट पे प्रॉफिट पे बेचा। तो अब मैं क्या कहने वाला हूँ, लास्ट अपने क्वेश्चन को देखते हुए इक्वेशन बनाने वाला हूँ। तो वो कैसे बनाने वाला हूँ, देखो मेरे को पता है सेलिंग प्राइस कितनी है 200, मेरे को कॉस्ट प्राइस नहीं पता, तो कॉस्ट प्राइस को मैं एक्स मान लेता हूँ। लॉस हो रहा है तो मैं एक्स से माइनस करूंगा 200 और डिवाइड बाई एक्स, क्योंकि मेरा सीपी है। और लॉस कितने का हो रहा है, 12% का हो रहा है, 12% का लॉस हो रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे मैंने इंटू 100 कर दिया तो मेरा परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। पर मैं ये मेरा नॉर्मल आएगा, इसको मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई करता तो मेरा 12% आता। तो ये मेरा इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी सीपी वाली, ठीक है। तो चलो उसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। देखो ये हो जाएगा 100x माइनस 2000 20,000, ओके, इज इक्वल टू 12x, ठीक है। तो 100 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 88x इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 20,000। x इज इक्वल टू अब मेरा कितना हो जाएगा 20,000 अपॉन में 88। ये हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस। अब ये कितना आएगा, तो देखो अब मैं अगर इसको डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ तो देखो कितना आएगा। इसको मैं करता हूँ डिवाइड, रुक जाओ कैलकुलेटर से एक सेकेंड। ये मेरा आ जाएगा 227, ओके, 227.27, ठीक है। ये मेरा क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, ये मेरा ओवरऑल कॉस्ट प्राइस जाएगा, जिसमें से मेरे 90 के कॉस्ट प्राइस क्या है, मेरा 90 का कॉस्ट प्राइस तो यही हो गया। दूसरा वाला जो पहला वाला प्रोडक्ट था, तो मैं इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 8 1 एंड अगेन 7, और ये मेरा हो जाएगा 3 और ये 1। तो मेरा 137.18 आ गया मेरा क्या कॉस्ट प्राइस। ऊपर वाले को एक सेकंड डिलीट कर देते हैं, फिर करते हैं। ये हो गया मेरा मान लो 137.18 आ गया किसका, इसका कॉस्ट प्राइस। पर इसको बेचे कितने में भाई, इसको बेचा है 100 रुपये में, ठीक है। और 137.18 कर लेंगे तो भाई जब मैं इसमें अगर मैं इसमें निकालूंगा तो देखो कितना आ जाएगा 37.18 डिवाइड बाई 137.18 इंटू 100। तो जब मैं ये करूंगा तो देखो कितना आ रहा है 137.8 37.18 डिवाइड बाई 137.18। तो ये मेरा देखो 27.10 आ रहा है। आप सॉल्व करके देख लेना, ये 27.10 आ रहा है, ठीक है। पर देखो अगर मैं आपको तरीका बताता हूँ कि जब आपको ये ना समझ में आए कि कैसे करना है, क्वेश्चंस वगैरह कैसे सॉल्व करने हैं, ये बहुत बड़ा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे सॉल्व करेंगे, लेंदी लग रहा है, तो देखो कैसे करना है। देखो इस वाले को मैं क्या मान सकता हूँ, इसको मैं मान सकता हूँ 40, इसको मैं मान सकता हूँ 40, नीचे वाले को मैं क्या मान सकता हूँ 140। तो देखो अगर मैं ये करूँगा तो कितना आ जाएगा 4 3 जा समथिंग आ जाएगा, और 4 3 जा 20, 4 3 जा सॉरी क्या कर रहा हूँ भाई। तो देखो 2 से डिवाइड करूँगा तो 2/7 आ जाएगा। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 7 2 जा 14 एंड 6, तो 7 8 जा, तो देखो 28 इंटू 100, तो समथिंग 28% आ रहा है। और 28% का मतलब क्लोज कौन है मेरा, 27% का लॉस है। तो जब भी आपको समझ में ना आए तो आपको अपने हिसाब से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसा रख लो जो कि क्लोज ऐसा ना हो कि भाई 37 दे रखा है, 50 मान रखा है, और 137 का आपने 200 मान लिया। तो ये नहीं करना भाई, तो थोड़ा थोड़ा ही रखना है। थोड़ा थोड़ा अगर आप ऊपर से भी कर रहे हो, थोड़ा सा नीचे से कर रहे हो, तो उतना फर्क नहीं पड़ता, क्लोज आ जाता है। और
ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि क्लोज आना होता है। जैसे देखो 28 आया, आंसर एग्जैक्ट नहीं है पर क्लोज है, तो मैंने टिक कर दिया, ठीक है। तो समझ में आ गया ये। तो चलो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही पजल टाइप का क्वेश्चन है, जो कि अगर आपने एक बार कर लिया तो आपको दोबारा कभी देखने की जरूरत नहीं होगा, बस बैक ऑफ द माइंड में चलना चाहिए, ठीक है। देखो 5 कुत्ते मेरे पास, 5 बिस्किट है मेरे पास, और वो कुत्ते कितने देर में खा रहे हैं वो 5 बिस्किट? 5 मिनट में खा रहे हैं। सवाल क्या है, इन हाउ मेनी मिनट कैन 10 डॉग ईट 10 बिस्किट? तो भाई देखो 5 कुत्ते हैं, 5 डॉग्स हैं, 5 बिस्किट हैं, और हाँ भाई इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक कुत्ता है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है बहुत कम, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो सभी यूनिफॉर्म होते हैं, सभी को एक जैसा ही लेके ट्रीट करना है। तो 5 कुत्ते 5 बिस्किट दिया मैंने, तो मान लो पाँचों कुत्ते एक एक बिस्किट पे निपट गया, ठीक है। तो एक कुत्ता एक एक बिस्किट खा रहा है, तो टोटल बिस्किट टाइम कितना लग रहा है? 5 मिनट लग रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, एक कुत्ते को एक बिस्किट खाने में कितना, रेट की मैं बात कर लेता हूँ, रेट इज इक्वल टू कितना हो गया, एक कुत्ता एक बिस्किट कितने मिनट में खा रहा है, उसकी रेट क्या है, 5 मिनट में खा रहा है। तो भाई देखो ये समझ में आ गया। तो एक कुत्ता एक बिस्किट 5 मिनट में खा रहा है, ये आपको समझ में आ गया कि 5 मिनट की उसकी स्पीड है, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन में देखते हैं, इन हाउ मेनी मिनट कैन 10 डॉग्स ईट 10 बिस्किट? तो भाई 10 ही कुत्ते हैं, 10 डॉग्स, 10 बिस्किट, और टाइम भी हमें निकालना है। तो भाई एक कुत्ते को अभी भी एक ही बिस्किट मिला, तो टाइम कितना होगा, एक बिस्किट एक कुत्ता एक बिस्किट कितनी देर में खाता है, 5 मिनट में खाता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 मिनट। ये चेंज कब हो जाता, जब ये चीज चेंज हो जाती, एक कुत्ते को 2 बिस्किट मिल जाता, तो एक कुत्ता एक बिस्किट 5 मिनट में खाता है, एक कुत्ता 2 बिस्किट कितनी देर में खाएगा, फिर 10 मिनट में खाएगा। तो अगर यही क्वेश्चन 10 कुत्ते 20 बिस्किट के साथ होता तो आपका आंसर कितना आ जाता, 10 मिनट आ जाता। तो जहाँ रेशियो चेंज हुआ, एक कुत्ते को ज़्यादा मिलने लगा, हो सकता है कि बिस्किट कम हो और कुत्ते ज़्यादा हो, ये भी हो सकता है। तो फिर तो भाई फिर तो पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो यही है भाई, समझ में आ गया आपको। रेट पे डिपेंड करता है, रेट कभी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर रेट एक कुत्ता वही सेम स्पीड से खा रहा है तो वही हम मान के चलते हैं कि वही खाएगा, उसी स्पीड से खाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 10 मिनट्स, ओके। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसके भी 2-3 तरीके हैं, दोनों तीनों तरीके सॉल्व करते हैं और आपके सामने देखते हैं कि कौन से और मेथड ट्राई किए जा सकते हैं। तो देखो, प्राइस ऑफ अ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, ओके जी, नो प्रॉब्लम। क्या बोल रहा है, प्राइस जो है डायमंड का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द वेट्स, वेट्स के स्क्वायर के, ठीक है। इफ द डायमंड ब्रेक्स इनटू 2 पीसेस whose weight are 2:3, ठीक है, उसका वेट का रेशियो 2:3 में, देन व्हाट द इज द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू द ब्रोकरेज? तो लॉस का परसेंटेज क्या होगा और प्रॉफिट का क्या ही होगा, मतलब हमें नहीं पता दोनों में से क्या हो रहा है, प्रॉफिट है और लॉस हो रहा है, बस हमें बताना है क्या होगा, ठीक है। तो देखो यार कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखो मान लेता हूँ कि मेरा जो डायमंड है वो 1 kg का था, ठीक है, 1 kg का था। तो अभी उसका प्राइस कितना होगा, 1 रुपये होगा, ठीक है। अब ये जब टूट गया तो टूटा है किस रेशियो में टूटा है, 2:3 में, तो 2/1, 2/5, टोटल कितना है 1, उसमें से कितना कितना टोटल जो टूटा है उसका हिस्सा कितना है 1/5 इंटू 2, तो मेरा 2/5 हिस्सा हो गया, मतलब 0.4 kg जो वेट हो गया वो मतलब एक जो हिस्सा है वो 0.4 kg का, दूसरा हिस्सा जो होगा कितने का होगा, अपने से निकालो भाई, 0.6 kg। ये समझ में आ गया आपको। और इन दोनों की प्राइस कितना हो जाएगा भाई, स्क्वायर है, प्राइस वेट के स्क्वायर का। तो अगर मैं फर्स्ट हिस्से की बात करता हूँ, लाइक फर्स्ट टुकड़ा, ओके, फर्स्ट टुकड़े की अगर मैं बात करूँ तो इसका देखो प्राइस कितना आ जाएगा, 0.16 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। और मैं अगर वही सेकेंड टुकड़े की बात करूंगा तो इसका प्राइस कितना आ जाएगा, 0.36 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो टोटल प्राइस मेरा कितना है, 1 रुपये, और जब अभी मेरा प्राइस कितना हो गया, 0.16 और 0.36 हो गया, तो अगर मैं इसको ऐड कर दूँ कितना हो जाएगा, 6 and 6 12 हो जाएगा, तो 2 1 कैरी, तो 3 1 4 1 1 5, तो 0.52 रुपीज़ हो जाएगा मेरा। ये समझ में आ गया आपको।
अब देखो मेरे जो पहले प्राइस थी वो मेरा 1 रुपये थी, अब जो मेरा प्राइस है वो मेरा 5.52 रुपीज़ है। मेरा प्राइस है 0.52, तो मेरे को कितने का लॉस हो गया? मेरे को लॉस हुआ 0.48 रुपीज़ का, ठीक है। और अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा? 0.48% का लॉस हो गया। ये समझ में आ गया आपको? बस ये भाई, ये तो यूँ था भाई, 1 माइनस 0.52, तो मेरे को कितने का लॉस हुआ रुपए में, और फिर मेरे को कितने का लॉस हुआ परसेंटेज में। ये तो तरीका हो गया। पर अगर आपको वन समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो अगर कुछ नहीं समझ में आता आप कैसे करोगे? देखो भाई, यूं कर दोगे, देखो कैसे करोगे। 2:3 तो मैं मानूंगा ही नहीं कि ये एक डायमंड था, मैं मानूंगा कि एक डायमंड था जिसका वेट 5 kg था, ठीक है। और उसका टुकड़ा कितने में हो गया? एक 2 kg का हो गया, एक 3 kg का हो गया, ठीक है। भाई ये पहले इसका दाम कितना था? 25 रुपये था। अभी कितना है? 2 2 4, 3 3 9, तो 9 4 13। 25 में से मैं 13 को माइनस कर दूंगा तो मेरे को कितना लॉस हो गया? 9 4 13। तो मेरा मेरा देखो यही है ना, 2:3, ठीक है। तो 25 में से 13 गया तो कितना हो गया? 12। 12, एक सेकंड, 12। ओके, तो देखो 25 माइनस 13 मेरा कितना है? 12 आया, ठीक है। तो देखो 12 तो आ गया, मेरे को 12 का नुकसान हुआ, पर किस पे नुकसान हुआ है? 25 रुपये पे मेरे को 12 रुपये का नुकसान हुआ है, ठीक है। इंटू 100 कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। तो देखो 25 चौका 100, तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 48% का मेरे को क्या हो गया? लॉस हो गया। ये समझ में आ गया आपको? मेरे को क्या हो गया? 48% का लॉस हो गया। वो कैसे हुआ? मैंने माना ही नहीं भाई, मैंने माना मेरा एक डायमंड था ही नहीं, मैंने माना मेरा जो डायमंड था वो 5 किलो का था, वो डिवाइड हो गया 2 और 3 kg में। अब 2 और 3 में उसका प्राइस कैसे निकालूंगा? स्क्वायर करके निकालूंगा, तो स्क्वायर करके निकाल लिया, तो मेरे को 12 का लॉस हुआ टोटल रुपए में। और वो कितने रुपए पे लॉस हुआ? 25 रुपीज़ पे हुआ, तो मैंने परसेंटेज निकाल लिया। तो डन भाई, ये भी डन हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन भी सॉर्टेड है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 69 अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। और मैं यही कहूँगा कि अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको एक बार में नहीं समझ में आया, तो आपको क्या करना है? जो क्वेश्चन छोटे होंगे उनको पहले अप्रोच करना है, उनको पहले सॉल्व करना है, ठीक है। और फिर टाइम मिले तो भाई आप क्वेश्चन पे आओ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं ये आपको एक क्वेश्चन को समझने के लिए कम से कम 2 3 बार गो थ्रू करना पड़ता है उस क्वेश्चन को, ठीक है। 2 3 बार पढ़ना पड़ेगा। तो चलो सॉल्व करते हैं भाई। क्या लिखा है? An alloy is made up of a metal A and B in the ratio 2:3. In each step, we add a metal A and B to the alloy equal to 20% and 5% of the weight of metal A and metal B respectively at the previous step. Okay, मतलब हर स्टेप्स में क्या कर रहा हूँ मैं? 20% को A मेटल को ऐड कर रहा हूँ और 5% जो है मैं वो B मेटल को ऐड कर रहा हूँ अपने प्रीवियस वाले से। जैसे अगर मान लो मैंने अभी 100 ऐड करा, तो मैं अगली बार में क्या करूँगा? 120 ऐड कर रहा हूँ मेटल A का। अगली बार में मैं 105 ऐड कर रहा हूँ किसका? मेटल बी का। ये समझ में आया आपको? मतलब 5% बी में और 20% इंक्रीज कर रहा हूँ मैं ए में। और इनका रेशियो क्या होना चाहिए? 2:3 होना चाहिए, ठीक है। अब मेरे को इन्होंने क्वेश्चन पूछा, विच स्टेप ऑनवर्ड विल द एलॉय कंटेन मोर देन 50% ऑफ ए। तो देखो मैं इसके भी 2 तरीके बताने वाला हूँ। दूसरा तरीका तो आपको यूँ लगेगा भाई क्या ही बता दिया आपने, वो वाला, ठीक है। तो सबसे पहले पहला वाला जो मेथड है, जो लेंदी होने वाला है, जो अगर आपको पता होना चाहिए जब कुछ ना पता हो तो, ठीक है। तो चलो उसको डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है कि मैं मान लेता हूँ कि मैं शुरू में मेरा 2 ही था और इधर भी मेरा 3 ही था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ? देखो कितने का इंक्रीज हो रहा है? 120% का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, प्रीवियस वाले से। तो मैं क्या करने वाला हूँ इसमें? 20% का इंक्रीज है, तो इसका मतलब 1 पॉइंट, मतलब बेसिकली देखो मैं 20% का इंक्रीज है मतलब 120/100 कर रहा हूँ, तो 1.2 आ जाएगा। और दूसरे वाले का कितना हो जाएगा? 105/100, मतलब 1.05 आ जाएगा। ये समझ में आ गया आपको? तो अगला समझ में आ जाएगा आपको। देखो तो ये देखो 1.05 करने 1 पॉइंट, देखो मैं क्या करने वाला हूँ? 2 × 1.2 और इसकी पावर n करने वाला। क्यों? क्योंकि तुम हर स्टेप में क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई कर रहे हो इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, तो इसलिए मैं इसको उसकी पावर में लिख दिया, ठीक है। और अगेन इस तरफ क्या करने वाला मैं? 1.05 की पावर n करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर सब कुछ सही है तो मैं क्या करने वाला हूँ? इधर देखो 2 2/3
और मैं इधर करने वाला हूँ 3/2 करने वाला हूँ, ठीक है। और 1.2 और 1.05 की पावर में n करने वाला हूँ। तो देखो ये चीज़ है कि ये वाला जो है वो ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, मतलब 1.2 जो है वो ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, 1.05 जो है वो कम स्पीड से बढ़ रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे करने वाला हूँ ग्रेटर साइन लगाने वाला हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए की जो ए 20% से इंक्रीज हो रहा है और बी 25% जो, तो ए वाला जो होगा वो ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज करेगा। तो जो मेरी इनइक्वालिटी है वो क्या कहलाएगी? तो अब देखो ये चीज़ आ गई आपको, इनइक्वालिटी का बस साइन है, ठीक है। अब देखो अगर मैं ये करूँगा तो मेरा 1.2 और 1.05 डिवाइड की पावर n इज़ ग्रेटर देन 3/2। तो 3/2 कितना होता है? 1.5। तो मैं स्टेप्स देखो कैसे कैलकुलेट करने वाला हूँ। ये देखो ये मैं स्टेप्स अगर मैं 1 रखूँगा तो मेरे को ये देखना है कि कितना आ रहा है, 2 रखूँगा तो कितना, और जिस वाले पे 1.5 क्रॉस कर जाएगा वो मेरा आंसर होगा। तो अगर आप करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फोर्थ स्टेप में जब आप जाओगे तो आपका वो 1.6 समथिंग आएगा, तो वो क्रॉस कर जाएगा 1 पॉइंट को और वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये आपको मैथ के टर्म में समझ में आ गया ये कैसे हुआ। अब देखो अब जो मैं बताने वाला हूँ भाई वो यूं यूं मतलब आप समझ रहे हो, यूं यूं कर दोगे। देखो कैसे करोगे। ये समझ में आ गया ना आपको, ये आपने कैसे करा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50% क्रॉस करना चाहिए। तो मैं ये देखूंगा कि हर स्टेप में कितने परसेंट का इंक्रीज हो रहा है मेटल में, हर स्टेप में कितने परसेंट का इंक्रीज हो रहा है। तो देखो जब मैं 20%, 1.2 और 1.5 करने वाला हूँ, 1.05 करने वाला हूँ, आप ये करके देख लेना, आपको ये मिलेगा 14% के करीब, ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक 14%, ठीक है। और ये अगर सोचो ये 14% है, ये एक स्टेप में 14% का मटेरियल जो हो रहा है प्रीवियस वाले से ज़्यादा ऐड हो रहा है। तो भाई पहले स्टेप में 14% का ऐड हुआ, दूसरे स्टेप में 28%, तीसरे स्टेप में 42% और चौथे स्टेप में क्या हुआ 56%। तो क्या ये क्रॉस कर गया 50%? हाँ जी क्रॉस कर गया 50%। और ये मैंने क्या करा भाई, सिर्फ ए और बी का रेशियो ही तो निकाला है, ए और बी का रेशियो। तो चौथे स्टेप में क्या कर गया आपका 50% क्रॉस कर गया, और यही क्या है आपका आंसर है। दैट्स इट भाई, दैट्स इट, समझ गए, यही है। तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, कैसे ट्रिक से भी कर लिया और प्लस फंडामेंटल से भी कर लिया। ठीक है, ओके जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई देखो क्वेश्चन नंबर 70 है। अब जो क्वेश्चन है शायद एक दो क्वेश्चन आएंगे जो कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ये बहुत ही प्यारे क्वेश्चन होते हैं भाई। अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और कंपाउंड इंटरेस्ट तो इतनी प्यारी चीज़ है ना भाई, अगर एक बार तुम समझ गए कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होता है तो आधा फाइनेंस आप समझ जाओगे। फाइनेंस मार्केट क्या होता है, आधा स्टॉक मार्केट आप समझ जाओगे, कैसे इक्विटी कंपाउंडेड हो रही है, कैसे मेरी वैल्यूज कंपाउंडेड हो रहे हैं, कैसे शेयर प्राइजेस कंपाउंडेड हो रहे हैं। मतलब बहुत प्यारी चीज़ है भाई कंपाउंडिंग, ठीक है। तो चलो हम अभी कंपाउंडिंग पे चलते हैं, कंपाउंडिंग देखते हैं, समझते हैं कैसे काम करता है। तो देखो रामू चार्जेस इंटरेस्ट ऑन इज लेंडिंग एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, कंपाउंडिंग डन हाफ ईयरली। ओके ठीक है। तो देखो सबसे बड़ी चीज जो क्या है, कंपाउंडिंग जो हो रही है वो कितने पे हो रही है। कंपाउंडिंग जो हो रही है जनरली एनुअली होती है, पर ये बोल रहे हैं भाई साहब की हाफ ईयरली हो रही है। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये इनके ऊपर है। इन्होंने मान लिया है कि इनका जो एनुअल वाला चीज़ है वो हाफ ईयरली हो रहा है। मतलब कोई चीज़ अगर एनुअली डबल हो रही है तो इन्होंने कह दिया नहीं भाई वो हाफ ईयरली डबल हो रही है, इसका मतलब एनुअली 4 गुनी हो जाएगी। तो रेफरेंस वाली बात है, हो सकता है कि किसी का डबल हो रहा हो, किसी का 4 गुना हो रहा हो उसी साल में। तो इन्होंने बस उसी चीज़ को, क्वेश्चन को क्या करा, उल्टा करा भाई, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करी, पर ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। रामू चार्जेस इंटरेस्ट ऑन इज लेंडिंग एट 12% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है जी भाई साहब, डन हाफ ईयरली है। तो देखो ये इंटरेस्ट जो है इसका पर एनम है, 20% जो इंटरेस्ट है वो पर एनम है। तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई साहब, 10% हो जाएगा इंटरेस्ट हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। ओके, फिर क्या बोला, प्रिंसिपल इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन अमाउंट ऑब्टेन्ड एट द 2% ईयर। तो मेरे को बस इतना बताना है कि प्रिंसिपल इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन द अमाउंट। तो मेरा जो प्रिंसिपल है वो कितना कम होगा अमाउंट से, मेरे को बस इतना ही बता। अमाउंट तो बहुत ज़्यादा होगा भाई, तुमने इंटरेस्ट दे रखा है और ऊपर से कंपाउंड कर रहे हो, तो भाई
जो तुम्हारा, अगर तुमने 100 रुपये लगाया तो वो तो बहुत ज़्यादा हो चुका होगा। तो वही पूछ रहा है भाई साहब कि हमारा जो अमाउंट है ऑब्टेन हो रहा है जो, वो प्रिंसिपल अमाउंट से कितना कम है, मतलब प्रिंसिपल उससे कितना कम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, सॉल्व करते हैं चलो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1+R/100, और पावर में हमारा क्या होता है, टाइम। तो देखो, जब कंपाउंडेड जो है वो हाफ ईयरली हो रहा है, तो मेरे पास 2 ईयर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा हाफ ईयरली के हिसाब से, मेरे पास 4 ईयर है भाई, 4 हाफ ईयर। ओके, 4 हाफ ईयर। तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ भाई साहब, A इज इक्वल टू P, मेरे को नहीं पता क्या है, 1+R की वैल्यू मेरी 10 है अपॉन में 100, और मेरा टाइम कितना है, 4 साल भाई, 4 साल। तो देखो अब ये मेरा कितना हो जाएगा P, और ये हो जाएगा मेरा 1/10, मतलब 11/10। और अभी देखो भाई, बहुत बेहतरीन चीज़ बताने वाला भाई। देखो अभी आप सोचोगे अगर आपके पास कैलकुलेटर वगैरह है तो ठीक है, और नहीं है तो क्या करोगे। तो देखो भाई, निकाल, जब 11 का हो तो भाई 11 बहुत आसान होता है, 11 का ही मल्टीपल। तो सबसे पहले 11 × 11 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 121। 121 × 11 कितना हो जाएगा, 1331। 1331 × 11 कितना हो जाएगा भाई साहब, 14641। अब आपको लग रहा होगा मैंने कैसे लिख लिया, तो चलो बताते हैं ना भाई। देखो, जब 11 का मल्टीप्लाई आप 11 से करते हो तो देखो 11 में क्या होता है, ये जो बीच दोनों नंबर है ना, ये दोनों नंबर 11 के बीच में ऐड होकर के आते हैं, तो 1 to 1 आ गया। अब मैंने 1 to 1 को 11 से मल्टीप्लाई करा, तो देखो लास्ट के 2 नंबर हैं वो बीच में आएंगे ऐड होकर के, तो 213 बीच में आ गया। सेम अगर मैं 11 को करूंगा 1331 में, तो देखो लास्ट का जो नंबर है 314 और बीच वाले अलग से मतलब ऐड होकर के बीच में आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 14641। तो ये कितना हो जाएगा मेरा भाई साहब, 14641, और डिवाइड बाई 4 जीरोज। ठीक है, तो ये मेरा आंसर कितना आ जाएगा, मेरा अमाउंट हो जाएगा भाई, मेरा जो अमाउंट है वो हो जाएगा 1.4641 ऑफ प्रिंसिपल। पर क्या सवाल पूछा था ये, नहीं, सवाल ने क्या पूछा था कि प्रिंसिपल मेरा अमाउंट से कितना कम है, अमाउंट से कितना कम है। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा प्रिंसिपल की बात हो रही है, प्रिंसिपल कितना है, तो अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस कितना है, अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस लगभग 0.4641 है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, ओके। और अगर मैं अमाउंट कितना, मेरा अमाउंट है मेरा 1, और इनटू में कर दूंगा 100, तो मेरा परसेंटेज कितना हो गया कम, 46.41% आ गया आंसर। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कि मैं अमाउंट पूछा, तो देखो अगर अमाउंट मेरा कितना कम है 0.4641 है, पर किसके रेस्पेक्ट में कम है, अमाउंट के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। अगर यही अगर प्रिंसिपल के अमाउंट में पूछा होता तो मैं प्रिंसिपल लिख देता, P लिख देता, और P ये एक्चुअली देखो मैंने प्रिंसिपल लिखा है 1, ये प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में निकाल दिया, पर ये आंसर नहीं है। देखो कितना मतलब कितना वो बेसिक क्वेश्चन होता है, पर हम गलत करके आ जाएंगे। देखो 0.4641 डिवाइड बाई 1 इंटू 100 करूँगा, तो ये मैं क्या निकाल रहा हूँ बेसिकली, 1 क्या है मेरा 1 तो प्रिंसिपल था ना भाई, पर मेरा अमाउंट क्या हुआ है, प्रिंसिपल का 1.4 हो गया। तो इसका मतलब मेरे को अगर परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं, 0.4641 में डिवाइड करूंगा 1.4641 इंटू 100 करूंगा। तो मैं आपको समझने के लिए आपको बताता हूँ कि मैं अगर मैं होता तो मैं कैसे करता। देखो ऊपर वाले को मैं ले लेता 5, नीचे वाले को ले लेता मैं 15 और इंटू 100 कर देता, तो देखो 1/3 आ जाता। तो 1/3 इंटू 3 कितना हो जाता, लगभग 33% के करीब आता। उसके क्लोज आंसर मेरा कौन सा, बी। तो ये मैं सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहा हूँ, अगर कैलकुलेटर वगैरह नहीं तो आप ये कर लोगे। ये चीज़ आपको समझ में आई जो मैंने करी है भाई, ये बहुत आता क्वेश्चन, आपको गलत करके आ जाओगे अगर आपने सिर्फ सब कुछ कर लिया। सोचो आपने सब कुछ निकाल लिया कि 1.4 टाइम हो रहा है प्रिंसिपल जो है वो अमाउंट का, या फिर अमाउंट जो है प्रिंसिपल का 1.4, और लास्ट में भाई आपने बेस में ही प्रिंसिपल की जगह अमाउंट की जगह प्रिंसिपल रख दिया, हो गया भाई खत्म भाई, 1 नंबर आपके सारे मेहनत पे ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत ही सिंसियर काम करना है। और ये जो लाइनें होती हैं जो बोली जाती हैं कि प्रिंसिपल इज़ हाउ मच परसेंटेज लेस
हाउ मच परसेंटेज लेस, ऐसा हो सकता है अमाउंट इज हाउ मच परसेंटेज मोर। तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है भाई, ठीक है, कैसे करना है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 70 डन। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। वीडियो लंबी हो रही है पर कोई बात नहीं, 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं, वो सारे करके ही जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। ए एंड बी बोरो अ टोटल सम ऑफ 30,000 फ्रॉम सी। कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी दोनों ने मिल करके 30,000 रुपये उधार लिया किससे, सी से। सी ने किस रेट पे दिया है, 4% पर एनम पे एंड 5 ईयर्स के लिए दिया है। और बी को इसने कितने पे दिया है, बी को इसने दिया 5% पर एनम फॉर 4 ईयर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द सम बोरोड बाई ए इफ एज इंटरेस्ट इज डबल देन द। भाई देखो एक चीज़ मुझे इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ एज इंटरेस्ट इज डबल, ए का जो इंटरेस्ट है वो 2 गुना है बी के इंटरेस्ट से, ये चीज़ मुझे पता है। अभी मैं आपको जब ट्रिक बताऊंगा तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो चलो अब नॉर्मली सॉल्व करते हैं। मेरे पास 30,000 रुपये है, 30,000 रुपये इसने दिया ए एंड बी बोरो टोटल सम, मतलब अगर मान लो एक ने 30,000 रुपये लिया तो दूसरे ने कितना लिया होगा, 30,000 माइनस एक्स लिया होगा। तो देखो एक ने एक्स लिया है तो दूसरे ने कितना लिया होगा, 30,000 माइनस एक्स। मेरे को इंटरेस्ट ही कंपेयर करना है तो मैं क्या करूँगा, देखो एक्स थोड़ा थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं भाई, बड़े में लिखते हैं। तो आपका जो जनरल माइंड होगा भाई, जनरल माइंड क्या करेगा मेरा, जनरल माइंड मेरा यही करेगा, एक्स इंटू 4% इंटू 5 ईयर के लिए डिवाइड बाई 100। दूसरा मेरा क्या करेगा, 30,000 माइनस एक्स इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 100। क्या बोल रहा है ये, कौन सा ज़्यादा है, फाइंड आउट द सम बोरोड बाई ए इफ एज इंटरेस्ट इज डबल, मतलब ए ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा है। ओके भाई साहब, ए क्या कर रहा है, ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो इसका मतलब मल्टीपल मुझे किस में लगाना होगा, बी में लगाना है। तो लगाते हैं ना भाई बी में, तो 2। ये देखो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इधर वाला जो टर्म है वो ऑलरेडी ज़्यादा है, मतलब ए ऑलरेडी ज़्यादा, अगर मैं ए में ही मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए तो बी का 4 गुना हो जाएगा। तो कम कौन सा है भाई, अगर 2 लोग हैं, अगर एक ऑलरेडी ऊपर है और एक दूसरा नीचे है, तो अगर मैं ऊपर वाले को और ऊपर कर दूंगा तो जो डिफरेंस है वो और बढ़ जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा, नीचे वाले को क्या करना होगा, ऊपर करना होगा। यही बैलेंसिंग होती है भाई, और यही जब बैलेंस हो जाता है तो मेरा क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। तो ए ऑलरेडी ज़्यादा था तो मैंने ए में क्यों मल्टीप्लाई करूँगा, मैं किस में मल्टीप्लाई करूँगा, बी। ये समझ में आ गया आपको। तो कुछ नहीं है भाई, अब ये सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 20x इज इक्वल टू, इधर में करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 60,000 माइनस 2x इंटू 20। तो देखो 20 से 20 में कर देता हूँ कट, और x की वैल्यू हो जाएगी 3x इज इक्वल टू 60,000। तो मेरे को तो x निकालना है ना, x कितना आ जाएगा भाई, 20,000 रुपये आ जाएगा। तो x मेरा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये। और ये लॉजिकली भी सही लग रहा है, क्योंकि देखो 10,000 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए ज़्यादा अमाउंट लेगा, मतलब ए के पास अमाउंट ज़्यादा, तभी तो वो इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे कर रहा है, और ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये हमारा हो गया जनरल मेथड, जो कि कोई भी कर लेगा क्योंकि उसको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है। पर अब जब आप सॉल्व करोगे ट्रिक के थ्रू, तो देखो ट्रिक क्या कहता है, ये जब ये दोनों चीज़ें सेम हो, मैं अभी जो मैंने लिखा था आपने एक चीज़ देखी थी, 20-20 कट गया था, नीचे का 100-100 कट गया था, तो आपको लगता है वो चीज़ लिखने की ज़रूरत है, मेरे को नहीं है भाई। क्यों मैं लिख के टाइम वेस्ट करूँ जब मेरे को पता है कि ये दोनों कटनी है। देखो 5 4 20, 5 4 20 कटनी वाले हैं, दोनों का मल्टीपल से। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे फोकस करूँगा, क्योंकि पी आर टी डिवाइड बाई 100 में तो आर टी बाई 100 तो कट ही रहा है, तो मेरे को सिर्फ फोकस पी पे करना है। तो मैं पी पे, भाई पी तो दे ही रखा है, एक एक्स है, दूसरा 30,000 माइनस एक्स है, बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा भाई तुम्हारा 2x। और एक्चुअली यहाँ पे ये 2 गुना है, तो बस, तो 2x इज इक्वल टू 2x प्लस 60,000, तो ये कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 60,000। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, सॉरी ये 1x होगा, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 3x। तो 3x इज इक्वल टू 60,000। तो अगेन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई साहब, 20,000। देगा इतने छोटे में कर दिया आपने। तो बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, तो फालतू का आपको टाइम नहीं लगेगा और क्वेश्चन देखने में भी नहीं लगेगा भाई ये तो बहुत बड़ा बन गया, ठीक है।
तो हमने सक्सेसफुली 71 भी डन कर दिया भाई साहब। 72 पे चलते हैं। भाई देखो 72 अगेन आ गया कंपाउंडिंग, जो मैं भी आपको बता रहा था कंपाउंडिंग कितना इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फाइनेंशियल में। अभी देखो समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स आफ्टर 3 ईयर व्हेन इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहे हैं भाई साहब, 8 टाइम्स हो जा रहा है प्रिंसिपल अमाउंट का। अमाउंट जो है, फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला ए इज इक्वल टू पी 1+r/100 की पावर टाइम, ठीक है। टाइम टाइम भाई, ये टाइम है भाई, टाइम है, ठीक है। 8p और p 1+r की वैल्यू मेरी कितनी भाई, r की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड, तो इंटरेस्ट से तो पूछा भाई, और टाइम मेरे पास है 3। तो भाई देखो, जब भी ऐसा दे और आपको लगे कि भाई ये जो पावर दे रखी है यानी जो टाइम दे रखा है उससे डिवाइड, तो कुछ नहीं करना भाई। देखो शॉर्ट ट्रिक है भाई, ये 8 हो रहा है तो अगर मैं इसको क्यूब रूट ले लूँगा तो कितना हो जाएगा 2। तो भाई ये देखो, ये पी तो सेम है, तो मेरे को इसी चीज़ को तो 2 बनाना है। तो 1+r/100 2 कब बनेगा, 1 तो है ही, ये जब 1 बन जाएगा तो 1 कब बनेगा, जब r इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। सॉल्व भाई सॉल्व, कुछ नहीं, इधर उधर माइनस प्लस नहीं करना भाई, सॉल्व। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कंपाउंड की पावर। देखो, जब आपने यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 2 से 4 टाइम होगा। जब आप 3 रखोगे तो कितना हो रहा है, जब यहाँ पे 3 रखोगे तो मतलब 2 रखोगे और मतलब 3 साल के लिए रखोगे तो 8 हो रहा है। देखो अभी ऐसे दिखाता हूँ, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। भाई ये तो एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, इसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, बस है, ठीक है। 1 2 3 4 ये क्या है, ईयर है, और ये मेरा मनी है, मान लो मैं मनी रखता हूँ, ठीक है, जो कि एक्स है। पहले साल में ये एक्स है, दूसरे साल में कितना हो जाएगा भाई साहब, ये 4x हो जाएगा, ठीक है। तीसरे साल में अगर मैं रेट को क्या कर रहा हूँ, रेट को अगर मैं रख रहा हूँ 100%, पर रेट आप कोई भी रख लो, जो जो ग्रोथ है, जो कि कंपाउंडिंग है, वो सेम होने वाले हैं। मतलब 4 गुना हो रहा है तो 4 गुना ही हो रहा है, अमाउंट कम होगा उसका 4 गुना होगा, ठीक है। चलो, तो ये देखो 4x हो गया। 3 साल में कितना हो जाएगा भाई साहब, 3 साल में ये हो जाएगा आपका 8 गुना। 4 साल में कितना हो जाएगा भाई, ये 16 गुना। 5 साल में कितना हो जाएगा, 32 गुना। तो अब आप समझ रहे हो कि अगर आपने फाइनेंशियल मार्केट में या फिर स्टॉक मार्केट में अगर आपने पैसे डाले हैं और अगर वो एनुअली कंपाउंडेड हो रहा है, तो आप देखो जितने ज़्यादा टर्म के लिए आप रखोगे तो आपका पैसा उतना मल्टीपल होता रहेगा। और ये ऐसा क्यों होता है, डिफर क्यों हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट पे क्या होता है कि आपके जो पुराना एक टाइम का प्रिंसिपल है उसी पे आपको ब्याज मिल रहा है। जैसे आपने 1 लाख रखा है तो 1 लाख का 5% आपको कितना होता है, 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये आपका इंटरेस्ट मिलेगा, और ये जीवन भर 5,000 ही मिलता रहेगा भाई, क्योंकि आपने डिपॉजिट कितना करा है, 1 लाख रुपये करा है। पर इसमें ऐसा नहीं होता भाई, इसमें इंटरेस्ट जो मिलता है आपके करंट अमाउंट पे मिलता है, जो आपकी वैल्यू हो चुकी है उस पर। जैसे मान लो देखो, अभी मेरा अमाउंट एक्स है, अब मेरा अमाउंट 4x है। आपने देखा होगा फॉर्मूले में क्या है, ए इज इक्वल टू पी 1+r/100 अपॉन में टाइम, ठीक है, मतलब ये मल्टीपल है टाइम का। तो देखो जब मैं दो दो का रखूंगा तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 में 1+r/100 इंटू 1+r/100। पर जब मैं 3 करूंगा तो मैं वापस से इस पूरे अमाउंट पे इस पूरे अमाउंट पे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जो कि रेट का मल्टीपल कर रहा हूँ, मतलब पूरे अमाउंट पे। और मैं अगले साल पे जब करूँगा तो इस पूरे प्रोडक्ट, मतलब पिछले वाला जो रुपए है उस पर मैं रेट को, इंटरेस्ट रेट को कंपाउंडेड कर रहा हूँ। समझ रहे हो, तो आपके प्रीवियस अमाउंट पे लगता है, ऐसा नहीं कि आपके बेसिक अमाउंट प्रिंसिपल पे लगे। तो आपके जो करंट वैल्यू चल रही है आपके प्राइस की, आपके वैल्यू की, आपके मनी की, उस पर इंटरेस्ट लगता है, इसलिए ये कंपाउंडेड करता रहता है, ठीक है। नहीं तो ये भी तो x% है, x% से ही बढ़ता भाई, थोड़ा थोड़ा ही बढ़ता है, जैसे नॉर्मली बढ़ता है। समझ में आ गया आपको, ये एक्स्ट्रा था, इसका कोई लेना देना नहीं, बस समझने के लिए था कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, एनुअली कैसे काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 अगेन बेसिक क्वेश्चन है, ये हर जगह पूछा जाता है, हर क्वेश्चन हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भाई। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला इन्होंने, देखो, द फास्ट ट्रेन कम्प्लीटली पासेज अ मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन इन 30 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं भाई, ट्रेन ने पास कर लिया किसको, एक आदमी को पास कर लिया, ठीक है। तो देखो आप जब भी, अगर मान लो ये एक पुल है, ठीक है, मान लो ये एक ब्रिज है, ये ब्रिज है, ये मेरी ट्रेन है, ये मेरी ट्रेन है। तो मेरी ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस कब करेगी,
जब मेरी ट्रेन का ये जो बैक साइड है वो ब्रिज के स्टार्टिंग साइड पे होगा, ठीक है, या फिर इस एंडिंग साइड पे होगा, तो ये ब्रिज 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 क्रॉस कर लेगा ये। और वो उस ब्रिज की लेंथ अगर मुझे निकालनी होगी तो कैसे निकालूंगा भाई मैं? ट्रेन ने जितना टाइम लिया है, ट्रेन ने जितना टाइम लिया और टाइम टाइम इनटू ट्रेन की स्पीड क्या थी, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस कितना कवर करेगा, और वो डिस्टेंस कितना कवर करा होगा जितना पुल की डिस्टेंस होगी। तो ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है, क्वेश्चन में अगर ये पूछा होता स्मॉल वाले ट्रेन के डिस्टेंस तो मैं ये निकाल देता, पर इसने वो पूछा ही नहीं है। देखो अगर ये स्मॉल वाले ट्रेन के डिस्टेंस पूछता और उसको अगर 30 सेकंड में क्रॉस करता तो मेरा इजी था, वही जो मैंने अभी बताया वो करता, पर वो नहीं पूछा। उसने क्या पूछा है कि स्पीड ऑफ द ट्रेन आर 45 किलोमीटर 36 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली एंड द ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फास्ट ट्रेन। नो प्रॉब्लम। मैं क्या करने वाला हूँ, रिलेटिव थियरम का यूज़ करने वाला हूँ, जो कि फिजिक्स में बहुत ही प्यारा थियरम है भाई। एक बार अगर आपने रिलेटिविटी पढ़ ली कि रिलेटिव कैसे काम करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे काम करता है, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रिलेटिव में कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप यूं कचरा करके आ जाओगे, समझ रहे हो? तो ये चीज़ है, तो मैं वो यूज़ करने वाला हूँ। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं मानूंगा ही नहीं कि दूसरी वाली जो स्लो ट्रेन है वो चल रही है। मैं क्यों मानूँ भाई? मैं क्या कहता हूँ, दूसरी वाली जो स्लो ट्रेन है, ये वाली मान लो मेरी स्लो ट्रेन है, ठीक है, और ये वाली मेरी फास्ट ट्रेन है, दोनों एक साथ ही खड़े हैं। दोनों क्या है? दोनों क्या है भाई? दोनों एक साथ ही खड़े हैं। ये वाली मेरी हो गई स्लो ट्रेन, ये वाली हो गई मेरी फास्ट ट्रेन। मैं मानूंगा ही नहीं कि स्लो ट्रेन चल रही है। मैं क्या करूंगा कि स्लो ट्रेन को रोक दूंगा, और स्लो ट्रेन को रोकने के लिए अगर स्लो ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है 36 किलोमीटर की, तो मैं क्या करूंगा कि स्लो ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में 36 लगा दूंगा। तो अब रुक गई ट्रेन भाई साहब, ट्रेन रुक गई ना, क्योंकि 36 उधर लगा रहा था, अब मैं पीछे की तरफ लगा दिया तो ट्रेन तो जीरो हो गई, स्पीड जीरो, तो ट्रेन चलेगी ही नहीं। यही होता है भाई, स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कभी डिटेल में बात करेंगे, पर यही होता है, ठीक है। तो रिलेटिविटी। अब मैं क्या करूँगा, अब जो मेरी ट्रेन 45 से चल रही थी, अगर दोनों को सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करूँगा, मायने मतलब पीछे 36 किलोमीटर का मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो मैं इस पर भी लगाऊंगा 36 किलोमीटर का, पर ये ट्रेन नहीं रुकेगी क्योंकि ये फास्ट है। इसका कितना 45 है, तो अब इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है? रिजल्टेंट फोर्स इस पे लग रहा है 9 किलोमीटर पर आवर का, ठीक है, पर आवर का फोर्स लग रहा है, मतलब जो भी फोर्स लग रहा है, पर 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये अभी भी चल पाएगी। ओके, समझ में आ रहा है? अब अगर ये 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चले, अब मैं मानता हूँ कि जो आदमी है वो यहाँ खड़ा है, यहाँ पे आदमी खड़ा है, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं भाई। और ये क्या है, छोटे वाली ट्रेन का एंड है। तो अब अगर इस आदमी को क्रॉस करने में मुझे 9 सेकंड लग रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? इस आदमी को मैं क्रॉस कब करूंगा? जब मेरी ट्रेन जब मेरी ट्रेन आदमी के आगे पहुंच जाएगी, मतलब मेरी ट्रेन का बैक साइड आदमी के फ्रंट फेस को के सामने होगा, ठीक है, और ये इसको लग रहा है 30 सेकेंड लग रहा है। स्पीड कितनी है भाई साहब इनकी? 9। स्पीड इनकी 9 है और टाइम लग रहा है 30 सेकेंड। तो अब इसको निकालते हैं, कितना डिस्टेंस कितनी निकलेगी, 9 इंटू, और ये किलोमीटर पर आवर में तो मीटर पर सेकंड में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/18 करते हैं, ठीक है। तो 9 2 18 और इंटू 30 सेकेंड, तो मेरे को डिस्टेंस मिल जाएगी, तो 15, तो मेरे को डिस्टेंस कितनी मिल जाएगी भाई, 75 मीटर मेरा हो जाएगा आंसर। दैट्स इट भाई, दैट्स इट, 75 मीटर हो गया मेरा आंसर। समझ में आ गया? ये रिलेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? रिलेटिविटी बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत प्यारा। मतलब एक्सेलरेशन वगैरह जहाँ भी यूज हो रहा है, वेलोसिटी वगैरह यूज हो रहा है, आप स्यूडो फोर्स लगाओ और पूरे क्वेश्चन को एक बार में सॉल्व करो। मैं मानता ही नहीं, जैसे दो चीज़ें चल रही तो मैं अगर उसके रिस्पेक्ट में मुझे कुछ पूछ रहा है तो मैं मानूंगा ही नहीं दूसरी चल रही है। भाई मैं अकेला चल रहा हूँ भाई, मैं उसे पकड़ लूंगा। अगर कोई चीज़ रुकी हुई है, मान लो यहाँ पे कोई चीज़ है और मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ अगर मान लो चल रही हुई थी तो आपके लिए क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि कैसे पकड़ोगे उसे या कैसे करोगे। मैं मानूंगा ही नहीं चल रही, मैं कह दूंगा रुक रही है भाई, मैं इससे तेज चल रहा हूँ तो मैं इसको पकड़ूंगा। और अगर ये यहाँ जाके रुकी है तो मान ले थोड़ी दूरी पर है, 30 मीटर पे है, तो मैं इसको पकड़ लूंगा जिस स्पीड से भी चल रहा हूँ। तो समझ में आ गया आपको? यही क्वेश्चन है भाई। तो चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 क्या कहता है, 74, सॉरी भाई, ये नींद का कमाल है भाई, नींद आ रही है भाई, सर पे चढ़ के बोल रही हो। तो
भाई टाइम हो रहा है अभी, टाइम हो रहा है भाई, 4 बजने वाला है भाई। कोई नहीं। एट हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट इन अ वॉच टू द आवर एंड द मिनट हैंड मीट इन एन एनालॉग क्लॉक। देखो यार, ये बहुत ही ऐसा ऑब्वियस क्वेश्चन है। अगर आपने ये इसका कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लिया, ठीक है, ऑब्वियस क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार बस आपने इसका क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो फिर ये दोबारा कभी भी आएगा तो बस आपको याद रहेगा, आप डाल दोगे, कर दोगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बस आपको रट लेना होता है कैसे करना है, बार बार थोड़े सोचोगे भाई, क्योंकि एज इट इज़ आता है, कोई चेंजेस नहीं आता भाई। घड़ी वाली सुई थोड़े बदल जाएगी, 12 12 घंटे चलती है ऐसा थोड़े 13 घंटे चलने लगेगी। तो कॉन्सेप्ट नहीं बदलने वाला, बस जो भी बता रहा हूँ मैं उसको रट लो और लेके आ जाना, ठीक है। अब ये तो हो गया कि याद करने के लिए, पर उसके लिए पहले आपको समझ में आना चाहिए कि होता क्या, कम से कम अगर किसी ने पूछ दिया तो, ठीक है। तो अगर किसी ने पूछ दिया तो मैं क्या करूँगा, देखो मेरे पास क्या है, एनालॉग क्लॉक है। मैं बहुत लॉजिकल बातें करूँगा, ठीक है। देखो मेरे पास है ये एक, मान लो एनालॉग क्लॉक है। मैं अभी सिर्फ इसी पे बात करता हूँ, 2 पे, ठीक है। मान लो मेरी सुई 12 से 1 पे जा रही है, ठीक है। अब अगर जो मेरी आवर वाली घड़ी है, मतलब आवर वाली सुई है, वो क्या करेगी, वो जब 12 से 1, देखो जब, इधर देखो, जब 12 से जब 1 पे जाएगी, जब 12 से जब 1 पे जाएगी तो उसने कितना कवर करा, 30 डिग्री करा, ठीक है। पर उसी टाइम पे जो मिनट वाली घड़ी है वो पूरी घूम जाती है। तो मिनट वाली घड़ी जो है वो पूरी घूम जाती है, वो कितना घूम जाती है, 360 डिग्री पूरी घूम जाती है भाई साहब, पूरी घूम जाती है। और आवर वाली मेरी क्या है, सिर्फ 30 डिग्री घूमती है, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं बात करूं कि कौन कितना तेजी से चल रहा है, तो देखते हैं। आवर वाली जो है वो 1 मिनट में कितना चल रही है, अगर 30 डिग्री कवर कर रही है ये 60 मिनट में, तो 1 डिग्री कवर करने में इसे कितना टाइम लगेगा, 60/30, मतलब 60 मिनट लग रहा है। तो ये 2 मिनट लगेगा, ठीक है। 1 डिग्री कवर करने में इसको कितना लगेगा, 2 मिनट लगेगा। अब मैं दूसरी बात करता हूँ, मैं मिनट वाले पे चलता हूँ भाई साहब। मिनट वाला क्या है भाई, 360 डिग्री कवर कर ले रहा है कितनी देर में, 60 सेकेंड में, 60 मिनट में। तो 1 डिग्री कवर करने में इसको कितना लगेगा, 1/6 सेकेंड, 1/6 मिनट। तो समझ रहे हो, ये देखो इसको लग रहा है 2 मिनट, एक घड़ी को कवर करने में इसको लग रहा है 1/6 मिनट। ओके, तो देखो मैं रेट की बात कर रहा था। देखो आवर वाली जो रेट है वो कितना चल रही है, 2 मिनट में 1 डिग्री चल रहा है, तो 1 मिनट में कितना चलेगी, 1 मिनट में जो आवर वाली है वो कितना चलेगी, 1/2, मतलब 0.5 डिग्री चल रही है, ठीक है। और सेम अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये 1 मिनट में जो मिनट वाली क्लॉक है वो कितना चलेगा, 6 डिग्री चलेगी, ठीक है। ये मेरी आवर वाली सुई हो गई, और ये हो गया मेरा मिनट वाली, मिनट हैंड वाली, और ये आवर हैंड वाली जो है वो 0.5। तो देखो मैं क्या कहता हूँ कि मुझे ये पूरे घड़ी में ये बताना है कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट इन अ वॉच डू द आवर एंड द मिनट हैंड मीट इन एन एनालॉग क्लॉक में। अगर 12 घंटे में है तो 12 घंटे में कितनी बार मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि देखो अभी जो रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि मैं मानूंगा ही नहीं दूसरी चीज़ चल रही है, चलने में ही दिक्कत है भाई। तो मैं क्या करूँगा, ये जो स्लो चल रही है मैं इसकी स्पीड को क्या कर देता हूँ, इससे माइनस कर देता हूँ। तो अगर मैं माइनस कर दूंगा तो इसका मतलब ये है कि मेरे लिए आवर वाली जो सुई है वो क्या होगी, रुक जाएगी। एक ही जगह पे कहीं भी रोक दो भाई, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना चलेगी, 5.5 डिग्री से चलेगी मेरी कौन सी, मिनट एंड वाली। अब देखो अगर ये 5.5 डिग्री से चल रही है पर मिनट, पर ये बड़ी जरूरी है भाई, पर मिनट, ये क्या है, ये रेट बता रहा है, यानी ये रेट यानी स्पीड बता रहा है। अब देखो, तो अगर मेरे को 12 घंटे में कवर करना है तो 12 घंटे इंटू कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। क्योंकि मैंने यार रेट मिनट में लिखा है इसलिए मेरे को मिनट से डिवाइड करना होगा। तो 12 × 60 मेरे पास मिनट है, उसमें मैं कितनी बार अगर इसी स्पीड से चलूँगा तो
मतलब कितनी बार, देखो 5.5 डिग्री पर मिनट से जाऊंगा, अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि मैं कितनी बार इसको डिवाइड कर पाऊंगा, मतलब मेरा आंसर क्या होगा, ठीक है। तो 12 आवर इंटू 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 720 मिनट हो जाएंगे, और मेरे पास जो आंसर है कि 5.5 से मैं अगर डिवाइड कर देता हूँ उसको, ठीक है, बेसिकली, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा। तो देखो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, ये समझ में आ गया आपको ना कि टोटल मिनट 12 घंटे में कितने होते हैं, और उसको मैं डिवाइड कर दूंगा कि मेरा रिलेटिव, जैसे मैं मान लो मेरी ये आवर वाली सुई है, मैंने इसको रोक रखा है, मेरी ये मिनट वाली है, तो मिनट वाली ही इससे आके बार बार मिलेगी, पहली बार पहले घंटे में, दूसरे घंटे में, तीसरे घंटे में, चौथे घंटे में बाद। वैसे जनरली क्या होता है, जब सुई 1 पे जाती तो ये इससे मिलती, 2 पे जाती तो इससे मिलती, 3 पे जाती तो मैं ये मान ही रहा, मैं कहता हूँ उसको रुक जा भाई तू, मैं रिलेटिव स्पीड से आऊँगा, मैं अपनी स्पीड थोड़ी सी कम करके तेरे को रुका हुआ मान के, तेरी स्पीड जितनी थी उसको बस तेरे को क्रॉस करता रहूँगा, और फिर मैं देखूंगा कि कितना टाइम लगता है मेरे को, सेम टाइम, मतलब 12 बार अगर मैं क्रॉस कर रहा हूँ, मतलब 12 दिन के 12 बज रहे हैं, तो 12 घंटे में कितने मिनट होते हैं, और कितने इस स्पीड से मैं कितनी बार क्रॉस कर पाऊंगा, यही आंसर है, ठीक है। तो चलो अब देखो इस स्पीड से क्रॉस करना, तो 12 इंटू 60, 12 इंटू 60 हो जाएगा मेरा 720 मिनट। ओके, तो देखो, और डिवाइडेड बाय अगर मैं कर दूंगा 5.5 से, तो ये हो जाएगा मेरा, एक्चुअली देखो ये मेरा 5.5 डिग्री, ये मेरी स्पीड है, ठीक है। ये हो गया मेरा 5.5, जो है वो मेरी स्पीड हो गई कि इतना डिग्री मैं इतने मिनट में कवर कर रहा हूँ, पर मेरे को करना कितना है, मेरे को करना तो 360 ना, क्योंकि देखो 12 वाली जो सुई है वो वापस आ रही है, तो मेरे को करना तो 360 ही है, और डिवाइडेड बाई 5.5, ठीक है। और अगर मैंने ये कर दिया 360 डिवाइडेड बाई 5.5, तो आप देख लेना कि एक बार में इसको कितना टाइम लग रहा है। देखो एक्चुअली मेरा 5.5% का 5.5 डिग्री पर मिनट का रेट है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको देखो 1 सेकंड इसको क्लियर करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको कर दिया क्लियर। अब देखो अब क्या है कि अभी देखो मेरा जो मिनट वाली घड़ी है, मिनट वाली जो सुई है, वो मेरा 5.5 डिग्री पर मिनट के हिसाब से मूव कर रही है, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब देखो मैं क्या है कि अभी मैंने बोला कि रिलेटिव वाले कॉन्सेप्ट से मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने आवर वाली घड़ी को रोक रखा है, और सिर्फ मिनट वाली घड़ी से मैं बात कर रहा हूँ कि मिनट वाली सुई जो है वो तू ही जा और उससे बात कर, मैं मतलब उससे मिलेगी, ठीक है। तो अगर ये उससे मिल रही है तो ये कितने, इसको मिलने के लिए मिनट मिनट हैंड को कितना चलना पड़ेगा, 360 डिग्री चलना पड़ेगा। तो हम ये पता करने वाले हैं कि एक फर्स्ट जो मीट होगा, फर्स्ट मीट के लिए इसको कितना टाइम लगेगा। तो टाइम कितना लगेगा भाई साहब, अगर 5.5 डिग्री का है तो 360 रोटेशन करनी पड़ेगी, और 5.5 डिग्री पर मिनट से रोटेशन करा तो कितना मिनट आएगा। तो ये कुछ हमारा आता है भाई 65 और 65 होल नंबर और 5/11 फ्रैक्शन में ये नंबर आता है, ठीक है। इतने मिनट मेरा टाइम लगता है, ठीक है। अब क्या है कि अब जब ये तो फर्स्ट मिनट का हो गया, तो अब मुझे दिन भर में लगाना है, तो दिन भर में कितने होते हैं, 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे इंटू 60 मिनट करूंगा, तो मेरे को ये पता चलेगा कि टोटल मिनट मेरे पास कितने हैं, तो 720 मिनट होंगे मेरे पास। इस 720 मिनट में अगर मैं एक बार मिलने में मुझे 65 मिनट लग रहे हैं, एक बार अगर मुझे मिलने में 65 मिनट समथिंग कुछ मिनट लग रहे हैं, तो 720 मिनट में मुझे कितनी बार मिलूंगा मैं उससे, जो सुई रोक रखी है मैंने उससे मेरे को एक बार मिलने में 65 मिनट लग रहे हैं, तो उससे मुझे 12 बार मिलने के लिए, या फिर 12 घंटे में कितना टाइम होता है, उतने में कितनी बार मैं उससे मिल पाऊंगा, ये है क्वेश्चन। अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखना, अगर इंटू अगर मैं 12 कर दूँ तो ये 720 प्लस आ जाएगा कुछ, और अगर मैं इसको अगर डिवाइड करूंगा तो ये मेरा कुछ आता है भाई 11 के अप्रॉक्स आता है, ठीक है, 11, ये मेरा 11 के अप्रॉक्स आता है। वैसे भी आप सोच लो ना कि 60 अगर होता तो 12 होता, पर अगर 60 ही नहीं है, इसका मतलब 65 है, तो इसका मतलब 12 से कम आएगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 11 के करीब आएगा, ठीक है, 11 मेरा आंसर हो जाएगा।
ये चीज़ है। तो आपको समझ में आया कि पहले जो मीटअप होता है वही करने में इसको 65 मिनट लग रहे हैं, 5 मिनट ज़्यादा लगते हैं 60 मिनट। तो इसीलिए वो जब 12 बार कर रहा होता तो उसे जनरली 5 मिनट ज़्यादा लग रहा है 1 मिनट में, तो 12 बार में 60 मिनट, तो वैसे ही 1 घंटा कम हो गया। तो सिर्फ 11 बार ही मिल पाता है। अगर यही 2 बार बोल दे कि एक दिन में कितनी बार मिलेगी, तो एक दिन में 22 बार मिलेगा। बाकी 2 दिन में कितनी बार मिलेगी, तो 12 का कितना हो जाएगा, 4 बार मिलेगी। तो ये आपको समझना है, ठीक है। ये सिर्फ समझने वाली बात थी, ये आपको बस समझना था कि 1 मिनट में कितना मिलेगा। उसके बाद फिर फर्स्ट मीट कर रहे हैं तो इसके बाद टोटल इनके पास टाइम कितना होगा। अगर 12 घंटे होता तो 12 घंटे इंटू टाइम 60 कर दिया और डिवाइड बाई एक बार में अगर इसको 65 मिनट लग रहा है तो कितना मिनट टोटल मिनट में अगर 65 मिनट से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार मिलेगी वो पता चल जाएगा हमें, ठीक है। तो यार इसी के साथ हमारा एफ कैट का ये वाला सीरीज़ ख़त्म हो गया, इसका द एंड हो गया। ये हमने मॉडल पेपर पूरा सॉल्व कर लिया, आपके लिए बहुत अच्छे से लेकर आए थे हम। कुछ अच्छे चुनिंदे क्वेश्चंस लेकर के आए थे, जिसमें क्या था कि हर टॉपिक लगभग हर डिफ़िकल्टी लेवल और ऊपर से हर टॉपिक कवर कर लिया हमने, छोटे मोटे बहुत सारे। तो देखो ये हमारा यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया, पर आपका काम क्या, देखो आपका काम क्या है कि जितने भी मॉडल पेपर आ रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं वो सारे सॉल्व करो। ऊपर से जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं डीपीपी वगैरह, कहीं कोचिंग से कहीं क्लासेस से, सारे सॉल्व करो। कहीं ऑनलाइन मिल रहे हैं, सारे सॉल्व करो। क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस से आपको वहाँ जाने पे क्लिक कर जाएगा कि देखो दो चीज़ें होती हैं। मेरे को मान लो 2 लोग एग्ज़ाम कैंडिडेट दे रहे हैं, 2 बच्चों में दोनों में सेम पोटेंशियल है। एक दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, पर एक की एफिशिएंसी ज़्यादा है, एक जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम होता है। तो सेम लेवल की आईक्यू होने के बाद भी वो पेपर निकाल पाएगा, दूसरा फोड़ नहीं पाएगा। तो इसका दोनों में अंतर कहाँ से हुआ, दोनों में अंतर सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एक ने ज़्यादा प्रैक्टिस करी। एक ने ज़्यादा प्रैक्टिस करी तो उसको देखते ही क्वेश्चन क्लिक कर जाता, ओके ओके ये इंटरेस्ट इनटू टाइम का मल्टीप्लिकेशन है, दोनों में सेम है, तो मेरे को ये बाद में कटेंगे, तो इससे अच्छा मैं लिखूँ ही ना पहले। तो अगर पहले नहीं लिखोगे तो टाइम बचा दोगे आप, ठीक है। तो वो चीज़ है, आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको उतना आपका, जैसे आप क्वेश्चन देखोगे आपका वो क्लिक कर जाएगा माइंड में और वो बहुत सारा हेल्प करेगा, ठीक है आपको। तो आपके तरफ से यही आपको करना है कि मॉडल पेपर वगैरह क्वेश्चन वगैरह जितने भी मिले आपको सॉल्व करना है। हमारी तरफ से क्या है कि हमने वो जो सीरीज़ लाई है, आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है 1 महीने में, तो 1 महीने में हम कोशिश करेंगे कि आपके पूरे आप कैट सिलेबस को ख़त्म कर दें, ऊपर से PYQ वगैरह लगा दें, और बहुत सारी चीज़ें जो भी होती हैं टेस्ट वगैरह के लिए, जो आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन, जैसे कुछ रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो कि ऐसा होता है कि हर 2-3 साल में आ रहे हैं, 4-5 साल में आ रहे हैं, तो वो सारा पैटर्न वगैरह सब कुछ हम आपके लिए करने वाले हैं, ठीक है। इस 1 महीने में हम आपके लिए सब कुछ करने वाले हैं। आपका काम यही है कि फॉलो करना है और सब्सक्राइब करना है और लगे रहना है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह मिस ना हो जाए और कोई लेक्चर आए इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1 महीने की बात है भाई, जान लगा दो, ठीक है। और चलो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, लगे रहो यार, पढ़ते रहो, बाय बाय।